गुड आफ्टरनून। हाँ, कल टेस्ट में थोड़ा सा ऑर्गेनिक का पोर्शन देते। तो कल टेस्ट में एक तो काइनेटिक्स थोड़ा सा डालते हैं और ऑर्गेनिक को डाल देते हैं। तो मेनली दो पोर्शन करते हैं, काइनेटिक्स और ऑर्गेनिक, और फिर वो जो इनऑर्गेनिक का पोर्शन है वो रहेगा। तो इस तरह से बना लेते हैं, काइनेटिक्स और ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक में भी जितना करा है उसी से रिलेटेड कुछ कुछ सवाल निकाले जा सकते हैं। इक्विलिब्रियम इस बार रहने देते हैं, अगले टेस्ट में इक्विलिब्रियम डाल देंगे, क्योंकि कम सवाल हैं, 25 सवाल बनाएंगे तो उसमें काइनेटिक्स के कुछ 5-10 सवाल, 5-7 सवाल, और ऑर्गेनिक के, और फिर कुछ इनऑर्गेनिक के सवाल आ जाएंगे, तो मेरे ख्याल से पूरा हो जाएगा। तो काइनेटिक्स रखते हैं और ऑर्गेनिक रखते हैं और वो इनऑर्गेनिक का पोर्शन रखते हैं। ठीक है ना। सॉलिड स्टेट रहने देते हैं अभी। अब सॉलिड स्टेट की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई, पिछले टेस्ट में भी शायद दिया था, तो इस बार सॉलिड स्टेट रहने देते हैं अगर लगेगा। अदरवाइज मेरे हिसाब से काइनेटिक्स, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ये यही 3 पोर्शन रखते हैं। तो काइनेटिक्स के सवाल और ऑर्गेनिक के सवाल और इनऑर्गेनिक के सवाल, ये इतना रख लेते हैं। ठीक है। नहीं, आप कुछ लोग कह रहे हैं टिल टॉट रखा करिए, तो टिल टॉट भी कर सकते हैं, मतलब जैसा तुम्हें सही लगे। मेरे हिसाब से यही वाले चैप्टर रख लेते हैं, 1-2 सवाल इधर उधर के डाल देंगे तुम अपने हिसाब से। भाई ऐसा तो है नहीं कि हर बार सॉलिड स्टेट को रिवाइज ही करना पड़ेगा, तो 1-2 सवाल ऊपर इधर उधर के डाल देंगे। अदरवाइज मेजरली जो सवाल होंगे वो काइनेटिक्स के और ऑर्गेनिक के रखेंगे। ठीक है ना। वरुण, अभी एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप के बारे में बात करते हैं। ठीक, तो अब जो लास्ट क्लास में किया हम लोगों ने, वो रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में बात चल रही थी, और ये देखा था कि जब रिंग से लगा, एक बच्चा पूछ रहा है सर प्लस एम और माइनस एम कौन बताता है, तो हम कई बार बोल चुके हैं, मेरी वो 2 बातें तुम याद ही नहीं कर रहे हो। जब रिंग से लगा, पहला एटम लोन पेयर रखता है या निगेटिव चार्ज रखता है, तो ऐसा सिस्टम रिंग के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, ऑर्थो पैरा पोजीशंस पर निगेटिव चार्ज सर्कुलेट करता है, और ऐसा सिस्टम प्लस एम इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। और ऐसा कोई सिस्टम जिसमें रिंग से लगे पहले एटम पर पाई बॉन्ड लगा हो, तो ऐसा सिस्टम रिंग के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाता है, रिंग के अंदर पॉजिटिव चार्ज सर्कुलेट करता है ऑर्थो पैरा पोजीशंस पर, और ऐसे ग्रुप को माइनस एम ग्रुप कहा जाता है। यानी लोन पेयर या निगेटिव चार्ज को देखकर प्लस एम का आइडिया लग जाएगा, और पाई बॉन्ड को देखकर माइनस एम का आइडिया लग जाएगा, और उसी से मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज को हम डिफाइन कर लेंगे। अब जैसे 1-2 चीजें और इसी के अंदर जोड़ते हैं, जैसे कार्बोकैटायंस इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे तो क्या निकल के आएगा, कार्बोकैटायंस के ले लेते हैं। यानी रेजोनेंस इफेक्ट या इंडक्टिव कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी को कैसे गवर्न करता है, और उसके बाद फिर हम तीसरा इफेक्ट भी अभी कर लेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो सबको फिर मिलाएंगे, मतलब ऐसा तो है नहीं कि कोई सवाल सिर्फ रेजोनेंस का ही देगा, वो एक जनरल सवाल बनाएगा, तो आपको सारे इफेक्ट्स का आइडिया होगा, तभी आप उसका जनरल आंसर दे पाएंगे। तो मैं अभी पहले ये जरा सा 2 मिनट ये देख लेता हूं कि कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी में रेजोनेंस का क्या योगदान है, और उसके बाद फिर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट जो अगला इफेक्ट है उसको करके सारे चीजों को इकट्ठा करेंगे। यानी हम अब इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी के अगर बारे में बात करें, तो इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी में भी रेजोनेंस का हाथ है। यानी कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी की अगर आप बात करें तो उसमें भी रेजोनेंस का हाथ, और उसका लॉजिक भी है। लॉजिक यही है सर, कार्बोकैटायंस तो बोझ होते हैं, कार्बोकैटायंस तो बोझ होते हैं, तो वो बोझ अगर कोई आदमी बांट ले तो सर उसको अच्छा लगेगा। तो जिस इफेक्ट से वो कार्बन का बोझ बटेगा सर, वो इफेक्ट उसके लिए बहुत बढ़िया होगा। हाँ, ऐसा भी एक इफेक्ट होता है, आपने बताया था, हल्की सी हवा चल जाती है तो भी कार्बोकैटायन को अच्छा लगता है। लेकिन सर उससे ज्यादा बड़ा इफेक्ट ये होना चाहिए कि हवा ना चल रही हो, हवा से मतलब नहीं है, कोई एक ऐसा आदमी उसके बगल में खड़ा हो जाए जो उसके बोझ को अपने ऊपर ले ले, तो सर ये ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट लगता है, एंड दैट इफेक्ट इज रेजोनेंस इफेक्ट। यानी कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी में रेजोनेंस का एक बहुत बड़ा हाथ होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं।
तो मैंने कहा भाई जरा बताइए रेजोनेंस का क्या हाथ है। तो एक बड़ा बेसिक एग्जांपल लेते हैं, बड़ा बढ़िया एग्जांपल, जिसमें वो ये कह रहा है कि भाई मेरे पास ये 3 आदमी, आप ये बताइए इन तीनों में किस कार्बोकेटाइन को आप बढ़िया कार्बोकेटाइन समझते हैं। ये 3 कार्बोकेटाइंस, वो कह रहा है इन तीनों कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी के बारे में बात करिए। ठीक, तो मैंने कहा कि देखिए ऐसा है कि वैसे तो ऐसा लग रहा है जैसे नीचे वाले दोनों खराब हैं, क्योंकि नीचे OCH3 का और NH2 का माइनस आई इफेक्ट लगेगा, और माइनस आई इफेक्ट की वजह से कार्बन के ऊपर बोझा बढ़ जाएगा, प्लस चार्ज और बड़ा हो जाएगा। लेकिन सर ये तो आपने चूसने फेंकने वाली बातें की, ये तो आपने इंडक्टिव की बात की, और इंडक्टिव इतना बड़ा रोल नहीं प्ले करता, इससे ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट है जिसको आप रेजोनेंस कहते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज हो रहा हो। तो मैंने कहा एक बार चेक करते हैं क्या रेजोनेंस की कोई कंडीशन है। तो अभी मैं मान के बैठा हूं कि पहले वाले केस में कोई रेजोनेंस वगैरह नहीं है, इसमें सिर्फ हवा चल रही है बस। जितना मुझे समझ में आ रहा है, जितना मैंने अभी तक पढ़ा है, उसमें ये CH3 का प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। बस मैंने अभी इतना ही पढ़ा है कि मिथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करता है, बस मुझे इतना पता। अभी मैं किसी और इफेक्ट के बारे में बात ही नहीं कर रहा। ठीक, अच्छा ठीक है सर, इस प्लस आई की वजह से इस कार्बन को अच्छा लगेगा सर। लेकिन सर यहां जो मैंने पढ़ा है वो ये कि जो NH2 ग्रुप है सर वो माइनस आई इफेक्ट शो करता है, जिसकी वजह से इस प्लस को बुरा भी लग सकता है। OCH3 और भी ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करता है, तो इस प्लस को और भी ज्यादा बुरा लग सकता है। लेकिन ये तो वो इफेक्ट्स हैं जो आपके सिर्फ हवाओं के इफेक्ट्स हैं, जिसको आप इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। अब मैं रेजोनेंस की बात करता हूं। सर पहले वाले केस में मुझे रेजोनेंस नजर नहीं आता, पहले वाले केस में कोई रेजोनेंस की कंडीशन नहीं है, क्योंकि रेजोनेंस की 7 कंडीशंस में से एक भी कंडीशन यहां सेटिस्फाई नहीं हो रही है। लेकिन सर सेकंड और थर्ड में मुझे रेजोनेंस की कंडीशन दिखती है, क्योंकि सेकंड और थर्ड वाले केस में मुझे कार्बोकैटायन के बगल में लोन पेयर दिखाई देते हैं सर। और मैंने ये रेजोनेंस की छठी कंडीशन याद की थी कि अगर कार्बोकैटायन के बगल में एक ऐसा एटम खड़ा हो जिस पर लोन पेयर हो, आप समझ लीजिएगा कि कार्बोकैटायन मस्त हो जाएगा, उछलने लगेगा कि भाई तुम मजेदार आदमी हो, मजा आ गया मुझे। क्यों ऐसा होता? सोचो, ऑक्सीजन तक को देखकर वो खुश क्यों हो रहा है, जबकि ऑक्सीजन तो स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट शो करता है। आप समझ नहीं सकते कि कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी में इस इफेक्ट का, यानी कार्बोकैटायन के बगल में एक ऐसा आदमी जिस पे लोन पेयर है, वो इतना खुश कर देता है कार्बोकैटायन को कि आप सोच भी नहीं सकते। तो मैंने कहा ऐसा क्या फायदा होता? कह रहा है इस फायदे में जब आप इसका रेजोनेंस दिखाते हैं, सबसे पहले तो ये कंफर्म है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो इसके बनेंगे ही बनेंगे। अब अगर इसका रेजोनेंस होगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे? सर ये लोन पेयर अंदर आ जाएगा, यहां पर भी लोन पेयर अंदर आ जाएगा, यानी इसका जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये बनेगा CH3 CH, और यहां आ जाएगा सर डबल बॉन्ड NH2+। इसी तरह से जब आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये बनेगा CH3, यहां आ जाएगा CH, और ये आ जाएगा डबल बॉन्ड OCH3+। सर ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। तो मैंने कहा ठीक है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ठीक है, लोन पेयर अब प्लस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और नाइट्रोजन पे प्लस आ जाएगा। अब आप सोचिए ये इफेक्ट कैसा लग रहा है इसको। वो कह रहा है यार ये वाला इफेक्ट अच्छा है। मैंने कहा क्यों? कह रहा है यार पहले मेरे सर पे बोझ था, ये देखिए, और आज मेरे सर पे बोझ नहीं है। यानी पहले मेरे ऊपर बोझ था और आज बोझ नहीं है सर, ये वाला इफेक्ट ज्यादा अच्छा है जो मेरे बोझ को बांट लेता है। हमने कहा बे यार कैसी बातें कर रहे हो, ये भी तो देखो नाइट्रोजन पर प्लस आ रहा है, ऑक्सीजन पे प्लस आ रहा है। कह रहा मुझे इससे मतलब नहीं है, कार्बोकैटायन को इतनी खुशी मिलती है कि आप सोच भी नहीं सकते, इतनी खुशी। और उसका रीजन ये है कि यही अकेला एक ऐसा रेजोनेंस होता है, यही अकेला एक ऐसा रेजोनेंस होता है जिसमें सिर्फ बॉन्ड फॉर्मेशन होती। यानी इस तरह के रेजोनेंस में ही अकेला ये रेजोनेंस है जिसमें ओनली बॉन्ड फॉर्मेशन दिखाई देती, ओनली बॉन्ड फॉर्मेशन, कोई बॉन्ड ब्रेकेज नहीं है, नो बॉन्ड क्लीवेज, कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं कर रहा, नो बॉन्ड ब्रेकिंग, कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं कर रहा है। उसने का मतलब कह रहा है आप कोई रेजोनेंस बना लीजिए, किसी भी चीज का कोई भी रेजोनेंस बना लीजिए, उसमें एक डंडा टूटता है और एक डंडा बनता है, एक डंडा टूटेगा एक डंडा बनेगा, एक डंडा टूटेगा एक डंडा बनेगा, और डंडा टूटते वक्त एनर्जी देनी पड़ती है और बनते वक्त एनर्जी रिलीज होती है सर। इसलिए नेट इतना फायदा नहीं होगा जितना फायदा अकेले इसको होगा, क्योंकि ये सिर्फ बॉन्ड फॉर्म करने जा रहा है, ये सिर्फ बॉन्ड फॉर्म करता है, और इस बॉन्ड फॉर्मेशन से आपकी एनर्जी रिलीज होती है, और इस रिलीज एनर्जी की वजह से इसकी स्टेबिलिटी इतनी अच्छी होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो उसने कहा अच्छा यहां क्या रेजोनेंस है, ये देखिए, क्या यहां रेजोनेंस नहीं है? आप बना के देखिए कार्बोकैटायन का रेजोनेंस, ये देखिए, ये CH2+ है सर, इसमें क्या बुराई है, मस्त रेजोनेंस चल रहा है, ये भी तो रेजोनेंस स्टेबलाइज है। अरे लेकिन इस रेजोनेंस में देखिए क्या होता है सर, आप एक डंडा तोड़ते हैं और एक डंडा बनाते हैं, ये देखिए, आपको ये वाला डंडा तोड़ना है
और ये वाला डंडा बनाना है। हर रेजोनेंस में एक डंडा टूटेगा, एक डंडा बनेगा। सर टूटते वक्त एनर्जी देनी पड़ती है, बनते वक्त एनर्जी रिलीज होती है। नेट उतना फायदा नहीं है जितना फायदा यहां हो रहा है, बिकॉज यही अकेला वो रेजोनेंस है जिसके अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन सिर्फ होता है, ब्रेकेज नहीं होती। इसलिए कार्बोकेटाइन को जैसे ही बगल में लोन पेयर दिखता है वो कह रहा है बल्ले बल्ले मजा आ गया, तुम मुझे इतना स्टेबलाइज कर दोगे जिसकी कोई हद नहीं है। सर ये कार्बोकेटाइन और ये कार्बोकेटाइन इस रेजोनेंस की वजह से जो अपने बोझे को खत्म कर रहे हैं सर, इस रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से इसका बोझा खत्म हो रहा है सर। ये दोनों इस ऊपर वाले से तो अच्छा होंगे ही सर, ऊपर वाले में हवाएं चल रही हैं सर, ये सब बेकार की बातें सर। नीचे वाले में कार्बोकेटाइन खत्म हो रहा है सर। दिस इज बेटर कार्बोकेटाइन, दीज टू आर बेटर कार्बोकेटाइन देन दिस, इसमें कोई शक नहीं। सब लोग इसको समझने की कोशिश करो और इसको याद रखने की कोशिश करो। तुम बार बार हर चीज का मतलब मत पूछा करो, सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ। मतलब तो मैं बोल रहा हूं, तुम उस मतलब को लिख नहीं रहे हो और याद नहीं कर रहे हो, इसलिए तुम्हें मतलब समझ में नहीं आ रहा है। मतलब बिल्कुल सीधा है कि आप किसी भी रेजोनेंस की बात कर लीजिए, कोई रेजोनेंस, सर लोन पेयर का, डबल बॉन्ड का, निगेटिव चार्ज का, जिसका रेजोनेंस लेना बना लीजिए आप। कोई भी रेजोनेटिंग, तुमने बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, आप हर बार क्या करते थे, सर ये अंदर आएगा ये बाहर जाएगा, ये अंदर आएगा ये बाहर जाएगा, ये अंदर आएगा ये बाहर जाएगा। अरे भाई अंदर आएगा मतलब डबल बॉन्ड बनेगा और बाहर जाएगा मतलब डबल बॉन्ड टूटेगा। इसका मतलब ये हुआ सर टूटना और बनना रेजोनेंस की कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन ये अकेला एक ऐसा रेजोनेंस है जिसमें सिर्फ बनना बनना दिखाई देता है, टूटना कुछ दिखाई नहीं देता। और टूटते वक्त एनर्जी की जरूरत पड़ती है सर, जो इसको नहीं चाहिए। ये सिर्फ रिलीज करता है, ये एनर्जी रिलीज करने से स्टेबिलिटी गेन करता। यह जबरदस्त रेजोनेंस की सिचुएशन है और कार्बोकेटाइन को लोन पेयर देखकर इतनी खुशी होती है कि आप सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते आप। समझ में आई ये बात? तो उसने कहा कि भाई ऐसा है। अब इस बार हम कार्बोकेटाइन की बात कर रहे हैं, ठीक? तो अब इसमें उसने कहा कि ऑर्डर कैसे बनाएंगे, क्या ये खुशी यहां मिल रही है? हमने कहा यहां देखिए खुशी हो रही है, इसको यहां खुशी मिल रही है, हां सर यहां भी खुशी मिल रही है, तो सर इनको कैसे डिसाइड करेंगे? अब फिर वही वाली बात आ जाती है, सर यहां पर खुशी मिलने के बाद नाइट्रोजन पे प्लस आ रहा है और यहां ऑक्सीजन पे प्लस आ रहा है। सर ऑक्सीजन का प्लस इतना अच्छा नहीं होता जितना नाइट्रोजन का प्लस होता है, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसका यह मतलब हुआ कि सर ये वाला जो रेजोनेंस है ये ज्यादा इफेक्टिव है एज कंपेयर टू दिस। समझिए बात को। सर यहां पर लोन पेयर का अंदर आकर इस आदमी को स्टेबलाइज करना और यहां पर लोन पेयर का अंदर आकर इस आदमी को स्टेबलाइज करने में सर ये वाला रोल बड़ा योगदान है और ये वाला कम योगदान है। सर इसका मतलब ये हुआ NH2 ग्रुप का जो ओवरऑल प्लस एम लग रहा है वो OCH3 के ओवरऑल प्लस एम इफेक्ट से वो ज्यादा है सर। यानी प्लस एम ऑफ NH2 ग्रुप जो होना चाहिए इट शुड बी बेटर देन प्लस एम ऑफ OR ग्रुप। समझो बात। क्यों होना चाहिए? सर इसलिए होना चाहिए क्योंकि जब मैं लोन पेयर दे देता हूं तो मेरे ऊपर प्लस आ जाता है, जब ये दे देता है तो इसके ऊपर प्लस आ जाता है। सर प्लस आने की वजह से मैं खींचना भी शुरू कर देता हूं। तो मैं देता तो हूं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन सर कुछ बुला भी लेता हूं। ये देता है लेकिन बुलाता कम है। इसका मतलब इसके देने वाला इफेक्ट वो इसके देने वाले इफेक्ट से बेटर है सर। ये कार्बोकेटाइन को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा एज कंपेयर टू दिस। और इन तीनों में जो सबसे अच्छा कार्बोकेटाइन होगा वो सेकंड होगा, फिर थर्ड होगा और सबसे खराब होगा सर जहां कुछ नहीं हो रहा। अभी हम यही मानते हैं जहां कुछ नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी वो सबसे ज्यादा खराब है। एंड दैट इज द ऑर्डर शुड बी, इफ इट इज 1 दिस इज 2 एंड दिस इज 3, द ऑर्डर शुड बी 2 3 1। सब लोग समझोगे तो चीजें समझ में आएंगी। अगर ये सोचोगे कि सर ये तो लेवल ही अलग है, सर ये तो एनसीईआरटी में कहीं दिया नहीं गया, आप एनसीईआरटी की बातें नहीं कर रहे हैं। अरे एक भी सवाल एनसीईआरटी से नहीं आता यार, कहां चक्कर में पढ़ो। एनसीईआरटी में लिखते तो हैं, बताते कुछ नहीं है। आप इसको समझिए और इसको अप्लाई करके देखिएगा, अभी तमाम सवाल में ये सारी बातें आएंगी। आप एक बार याद कर लीजिए कि अगर कार्बोकेटाइन के बगल में लोन पेयर आ गया, बस आप खुश हो जाइए। बस आप कहिए सर बस अब आप बात ही मत करिए, इससे अच्छा कुछ नहीं, खेल खत्म। रीजन ओनली बॉन्ड फॉर्मेशन, इसमें सिर्फ बॉन्ड फॉर्मेशन है, नो बॉन्ड ब्रेकेज। इसके अंदर कोई बॉन्ड ब्रेकेज नहीं। समझ रहे हो बात को? आप इसको जैसे एक्सप्लेन करना चाहें, हर आदमी अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर सकता है, आप इसको जैसे एक्सप्लेन करना चाहें। मेरा एक्सप्लेनेशन का तरीका यह कि रेजोनेंस की कंडीशन है, हां, उससे HC को फायदा है, हां। क्यों? क्योंकि बोझा खत्म हो रहा है। ये देखिए बोझा खत्म हो गया, ठीक। अच्छा अब दोनों जगह बोझा खत्म हो रहा है तो कैसे डिसाइड करेंगे? सर NH2 का प्लस एम थोड़ा बेटर लगता है। ये तो सब कहने वाली बात है यार। हमारी सरकारी बात क्या है सर? हमारी सरकारी बात यह है कि जब N देते हैं तो N पे प्लस आ जाता है, जब O देता है तो O पे प्लस आ जाता है। सर O का प्लस ज्यादा चूसता भी है, तो O के प्लस तो परेशान हो गया ना सर, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो देने तो है लेकिन कुछ बुलाता भी है सर। N देता ज्यादा है, बुलाता थोड़ा कम है सर। अल्टीमेटली डोनेटिंग नेचर किसका ज्यादा है? NH2 का, और इसलिए उसके प्लस एम को इस OR ग्रुप के प्लस एम से बेटर माना जाता है। समझो बात को।
इसलिए जहां पर भी वो प्लस एम इफेक्ट कार्बोकेटाइन के बगल में लगेगा वो उसकी स्टेबिलिटी को पक्का बढ़ाएगा। यानी इसमें कोई शक नहीं है कि जैसे अब पता नहीं ये सब क्यों लिखता हूं मैं, मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन मैंने देखा है कि कुछ लोग जो हैं जो इधर उधर के चैनल से या इधर उधर के वीडियो से पढ़ते हैं, वहां इस तरह से बड़ा क्लियर अजीब सी लैंग्वेज लिखते हैं, प्लस एम अगर लगेगा तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी ऐसे, यानी प्लस एम के बढ़ने से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ती है। अरे यार ये सब क्या लिखवाते हो, ये सब क्या है यार, ये क्यों याद, मतलब क्या याद करना है सर, हम ये याद करके जाएंगे सर, अभी याद क्या करना है यार, प्लस एम का मतलब इलेक्ट्रॉन फेंकना, किसके मुंह पर, कार्बन के ऊपर, अच्छा लगेगा बुरा, अच्छा लगेगा, इसमें क्या सोचना है। लेकिन सर अब आपको अगर ऐसे लिखना है तो आप लिख सकते हैं माइनस एम ग्रुप अगर बढ़ते हैं, माइनस एम इफेक्ट बढ़ता है तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी गिरती है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मुझे उस ग्रुप से मतलब है जो इस बोझे को खत्म करेगा, जो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन मारेगा, और इलेक्ट्रॉन मारने वाले लोग प्लस एम वाले लोग होते हैं, माइनस एम वाले नहीं, माइनस एम वाले तो प्लस मारते हैं, जो इस कार्बोकेटाइन को और बुरा करते हैं। समझो बात। हिमांशु प्लस एम का क्या ऑर्डर याद करना, मैंने तो अच्छी किताबों में प्लस एम का ऑर्डर कभी देखा ही नहीं। आप कहेंगे नहीं सर हमने तो तमाम दुनिया भर के यूट्यूब चैनल पे प्लस एम के ऑर्डर पढ़े थे। अरे तुमने अजीब चीजें पढ़ी थी। प्लस एम का ऑर्डर क्या होता है सर, मैं इलेक्ट्रॉन देता हूं आप भी इलेक्ट्रॉन देते हैं, बात खत्म हो गई। कैसा ऑर्डर, इसमें कोई ऑर्डर नहीं लगता। लेकिन सर जब मैं इलेक्ट्रॉन देता हूं और आप इलेक्ट्रॉन देते हैं तो मेरे इलेक्ट्रॉन देने के बाद मेरे ऊपर एक और असर काम करता है जो मेरे प्लस एम को अपने आप घटा देता है, और वो ये इफेक्ट है कि ऑक्सीजन का प्लस चूसने लगता है ज्यादा, एन का प्लस कम चूसता है। तो इसका मतलब सर देने वाला जो इफेक्ट है वो NH2 का ज्यादा बेटर होता है एज कंपेयर टू OCH3 का रेजोनेंस इफेक्ट। समझिए बात को, कोई ऑर्डर थोड़ी ना यार, वही सब बेसिक कहानी है। क्यों कंफ्यूज हो रहे हो और क्यों परेशान हो रहे हो, कुछ है ही नहीं। और एप्लीकेशन दिखाता हूं मैं, इसी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में आप और एप्लीकेशन देख सकते हैं। ये देखिए सारे बना लेते हैं उल्टे सीधे सारे। कह रहा बताइए आपको कैसा लग रहा, हमने कहा अरे ये तो सरकारी मेथड 1 मिनट में आंसर दे देगा, कुछ नहीं करना हमें, इसमें निशान लगाने खेल खत्म करना है बस। ये दे रखे भैया जरा बता दीजिए इनमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है। हमने कहा भी बता देते तो कुछ करना ही नहीं। ये सही है, और ले लीजिए 10-12 और ले लीजिए, कुछ 2 तिल बना लीजिए सर, हमें सब पता है करना क्या है। सर आप क्या जानना चाहते हैं, कार्बोकेटाइन के बोझे के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ सर, जहां बोझा खत्म या कम हो रहा होगा वो अच्छा होगा, हाँ जहां बोझा बढ़ रहा होगा बर्बाद हो गया। हमने कहा सर लीजिए ऊपर वाले से कहिए वहीं रोको, मस्त रहो वहीं रहो, हम अपना आंसर बताते हैं। 1 सेकंड में निशान लगाते हैं, चलिए फटाफट निशान लगाते हैं। बताओ जरा सर, ये तो खाली है, ये बताइए रिंग से ओ लगाए, ओ पे लोन पेयर, कौन सा चार्ज। हम याद नहीं करेंगे सर, हम याद कर लेंगे तो सीख जाएंगे ना, हम याद नहीं करेंगे सर, हम बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूजन है हमें। अबे याद करोगे तो ही तो सीखोगे। रिंग से लगे पहले एटम पर लोन पेयर है सर, ये पक्का नेगेटिव चार्ज सर्कुलेट करेगा सर, ये प्लस एम इफेक्ट लगाने वाला आदमी है सर, ये आपको ऊपर इलेक्ट्रॉन मुंह पे मारेगा सर। ये देखिए प्लस एम, वो अलग बात है सर आपका माइनस आई है, वो सब बात की बात। सर प्लस एम इफेक्ट लगाएगा, ऊपर माइनस देगा, किस इफेक्ट से देगा, रेजोनेंस इफेक्ट से देगा सर। ये भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर है सर, ये भी माइनस देगा क्योंकि ये भी माइनस प्लस एम इफेक्ट लगाएगा, ये भी माइनस चार्ज देगा, रेजोनेंस इफेक्ट से देगा सर। ये O है, O पर लोन पेयर है, लोन पेयर है तो नेगेटिव चार्ज सर्कुलेट करेगा, लेकिन ऑर्थो पैरा पर करेगा। ये मेटा पोजीशन है सर, यहां पर इसका सिर्फ इंडक्टिव काम आएगा, और OCH3 का इंडक्टिव चूसने वाला होता है। प्लस एम तो होता है लेकिन वो यहां काम नहीं कर रहा है, तो सर ये सिर्फ विड्रॉ करेगा, और अगर ये विड्रॉ करेगा तो यहां डेल प्लस देगा सर, NO2 बर्बाद कर देगा सर। ये प्लस चार्ज सर्कुलेट करेगा क्योंकि N पर पाई बॉन्ड है सर, ये प्लस सर्कुलेट करेगा पैरा पर प्लस आएगा, ये कार्बोकेटाइन हिल जाएगा एकदम कि ये क्या कर रहे हो, बर्बाद कर दिया तुमने हमें। और यहां NH2 की बात करें, NH2 सर वही वाली बात सर, लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज सर्कुलेट करेगा ऑर्थो पैरा पर, लेकिन ये मेटा है तो सर यहां से ये इंडक्टिव लगाएगा और इसका इंडक्टिव चूसने वाला होगा सर, ये डेल प्लस दे। खत्म करिए बात को, खेल खत्म। सर अगर आपको ऑर्डर निकालना है तो ऑर्डर हमसे पूछिए सर, इनमें सबसे अच्छे आदमी ये दोनों है सर।
क्यों? क्योंकि सर प्लस के नीचे माइनस आने से अच्छा लगेगा ना, प्लस के नीचे प्लस आने से बर्बाद नहीं हो जाएगा, वो और बड़ा हो जाएगा। वो कह रहा है सर सबसे बड़ा माइनस बताइए, हमने कहा दो माइनस ही है। कह रहा दोनों में बड़ा, हमने कहा बड़ा क्या होता है? दोनों रेजोनेंस की वजह से हो रहा है, बड़ा छोटा क्या है? तो हमने कहा कुछ तो लॉजिक होगा ना। लॉजिक क्या है सर? रेजोनेंस की वजह से तो माइनस बराबर ही चक्कर, जो चक्कर काटते हैं माइनस का वो तो बराबर ही आएगा ना। लेकिन सर कुछ और तो नहीं हो रहा है? हाँ हो रहा है, नीचे O है, एक NH2 है सर। OCH3 का माइनस आई इफेक्ट NH2 से बेटर होता है सर। ये बुलाना भी तो चाहेगा, ये बुलाने की भी तो कोशिश करेगा, इसलिए यहां वाला जो माइनस होगा ये इतना मजबूत नहीं होगा जितना मजबूत ये माइनस होगा। समझिए बात। अब आप कहेंगे सर इसका मतलब देखिए प्लस एम का ऑर्डर आ गया, इसका प्लस एम तगड़ा है, इसका प्लस एम छोटा है। अरे भाई ऑर्डर पाउडर क्या होता है? लॉजिक है ये। लॉजिक ये है कि दोनों लोग इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक, देने के बाद ओ कहेगा अरे वापस आओ भाई, तो इसका मतलब दिया किसने कम? सर इस वाले ने कम दिया, इसने कम दिया तो ये प्लस कम खुश होगा, इसलिए सबसे अच्छा आदमी तो थर्ड होगा, और थर्ड के बाद सेकंड होगा, और सेकंड के बाद हमें साफ दिखाई देता है कि फर्स्ट होगा। अब बचे ये बाकी वाले लोग, इनमें सर एक ये डेल प्लस है, एक ये डेल प्लस है, और NH2 कम चूसता है। आपको याद होगा माइनस आई ऑफ NH2 इज लेस देन माइनस आई ऑफ OR ग्रुप। तो अल्टीमेटली सर ये नंबर पहले आ जाएगा, ये होगा हमारा कौन सा नंबर है? 6th। फिर उसके बाद नंबर आ जाएगा 4th का, और सबसे बर्बाद आदमी होना चाहिए 5। 3 2 1 6 4 5, सीधा सीधा। समझो बात, कोई झंझट नहीं, बिल्कुल सीधा। अब अगर मैं और थोड़ा सा किताबी बात करूं तो देखो किताबी बात क्या कहती है। सर आप ये बताइए इस आदमी को अच्छा क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि आप जरा प्लस वाले को, तो किताबी बात, सर इस प्लस वाले को जरा नीचे लाइए, ये प्लस नाचते नाचते यहां पहुंचेगा, और यहां पहुंचते ही सर इसको लोन पेयर दिख जाएगा। सर ऐसे बल्ले बल्ले करेगा आप सोच भी नहीं सकते। हम किताबी बात कर लेते हैं, ये तो सरकारी मेथड है, सीधे आंसर आ गया। अब आप किताबी बात कर लीजिए। क्यों आप इस आदमी को सबसे अच्छा बोलते हैं? सर इसलिए बोलता हूं कि आप इस आदमी का जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसा मजा आएगा इस कार्बोकैटायन को कि बस आप सोच भी नहीं सकते। ये देखिए आप, पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सर ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, ये देखिए एक डंडा टूटा, एक डंडा बना, टूटा बना, सर ये तो होना ही है। ये देखिए ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहां आ जाएगा CH2, यहां आ जाएगा प्लस, और यहां आ जाएगा NH2। अभी भी रेजोनेंस की कंडीशन है सर, ये फिर ऊपर अट्रैक्ट करेगा, जब ये ऊपर अट्रैक्ट करेगा तो नीचे प्लस आ जाएगा। ये डंडे ऐसे होंगे, ऊपर CH2 होगा, नीचे NH2 होगा, और इसको देखते ही कार्बोकैटायन कहेगा दोस्त तुम कहां थे, तुम्हारी वजह से ही तो स्टेबिलिटी मिलती है। ये लोन पेयर अंदर आ जाएंगे, सिर्फ बॉन्ड बन रहा है, नो बॉन्ड क्लीवेज, मस्त हो गया एकदम। डबल बॉन्ड NH2 प्लस, डंडा डंडा CH2। उसके बाद सर ये ऊपर चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स वापस अट्रैक्ट करेगा, कार्बोकैटायन दोबारा बन जाएगा वहीं पर, और ये आ गया आपका NH2, डंडे डंडे CH2, और अब ये प्लस आगे बढ़ जाएगा, और आगे बढ़ने पर यहां प्लस आएगा, यहां CH2 होगा, और बॉन्ड ऐसे होंगे, और लास्ट स्टेप में सर ये वाले इलेक्ट्रॉन्स वापस आ जाएंगे, और ये अपना फिर से वही रूप गेन कर लेगा, एंड दैट इज CH2 प्लस NH2। सर ये है इसके सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, देख लीजिए कितना खुश हो रहा है। सर आप देख नहीं सकते, अभी तुम्हें पढ़ाया नहीं मैंने कि इन सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अगर ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा है, तो आंख बंद करके सर मैं इसको टिक करके आऊंगा, दिस इज द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा जब मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी की बात करूंगा, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि यही अकेला एक ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जिसमें हर एटम का ऑक्टेट पूरा, हर एटम का ऑक्टेट पूरा। सर बाकी कोई देख लीजिए, कहीं कार्बन का पूरा नहीं है, कहीं दूसरे वाले कार्बन का पूरा नहीं है, कहीं तीसरे वाले कार्बन का पूरा नहीं है, कहीं इस वाले कार्बन का पूरा नहीं है, कहीं इस वाले कार्बन का पूरा नहीं है। सर कोई ना कोई कार्बन ऐसा है जिसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, और यहां हर एटम का ऑक्टेट पूरा है। भाड़ में जाए नाइट्रोजन पर आने वाला प्लस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जिसमें हर एटम का ऑक्टेट पूरा होता है, वो सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर माना जाता है। हम ये पॉइंट्स अलग से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी में नोट करवाएंगे, अलग से एग्जाम्पल्स के साथ, क्योंकि अभी हम अननेसेसरी उस टेक्निकलिटी में नहीं जाना चाह रहे। हम ये चाह रहे हैं हमें रेजोनेंस, हाइपर और इंडक्टिव का एक रफ आइडिया पूरा लग जाए, ताकि मैं मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज को डिसाइड कर सकूं। उसके बाद वो जो बकवास चलती है, हम ज्यादा अच्छे क्यों हैं, तुम ज्यादा अच्छे क्यों हो, वो सब हम धीरे से बाद में लिख लेते हैं।
हर्ष कह रहा है स्टूडियो में नहीं पढ़ा रहे हैं क्या, लग रहा है बाथरूम से लेक्चर ले रहे हैं। अबे हर्ष पगला गए हो क्या? क्लियर है? ये सब लोगों को ये बात समझ में आई कैसे किया? तो अगर कोई ये पूछे आपसे कि आपने इस आदमी को सबसे अच्छा क्यों बोला, तो आप क्या जवाब देंगे? इस आदमी को सबसे अच्छा इसलिए बोला क्योंकि ये सबसे ज्यादा फेंकने वाला आदमी है सर। दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट प्लस एम एंड दिस इज सेकंड नंबर का प्लस एम। और इसको बर्बाद इसलिए बोल दिया सर, ये तो माइनस एम है सर, और माइनस एम कार्बोकेटाइंस को बर्बाद कर देते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को तगड़े से विड्रॉ करते हैं। और प्लस के बगल में से अगर इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे तो सर प्लस लुट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। वाई सिक्स इज बेटर देन फोर? वाई सिक्स इज, अरे सिक्स का NH2 का जो माइनस आई इफेक्ट है वो कमजोर है, और इसका जो माइनस आई है वो बड़ा है। अगर इसका माइनस आई बड़ा होगा तो इसका डेल प्लस बड़ा होगा, डेल प्लस बड़ा होगा तो ये प्लस परेशान होगा। यानी परेशान वो भी है, परेशान ये भी है, लेकिन वो छोटे डेल प्लस की वजह से है, ये बड़े डेल प्लस की वजह से है। तो इसका मतलब ये थोड़ा सा बेटर है इससे, यानी सिक्स इज बेटर देन फोर। श्रेया, ये OCH3 रिंग से लगे पहले एटम पर लोन पेयर है यार। तुम लोग मेरी इतनी सी बात क्यों नहीं याद करते भाई? कैसे बताएं? तुम लोग नहीं सीख पाओगे, बिल्कुल नहीं सीख पाओगे। तुम लोगों ने जो पहले से ग्लास भरा हुआ है उसकी वजह से बड़ी परेशानी हो रही है। रिंग से लगे पहले एटम पर लोन पेयर या निगेटिव चार्ज होगा तो वो निगेटिव चार्ज सर्कुलेट करेगा, निगेटिव चार्ज सर्कुलेट करेगा। लिखवा चुका हूं मैं, एट ऑर्थो एंड पैरा। और अगर रिंग से लगे पहले एटम पर पाई बॉन्ड होगा तो वो पॉजिटिव चार्ज सर्कुलेट करेगा, एट ऑर्थो एंड पैरा। ये कई बार बता चुका हूं मैं। सही कह रहे हो, और पढ़ो अन अकेडमी से, पता नहीं क्या क्या है भाई। बहरहाल जो भी है यार, अब तुम ये बात समझ में आ रहे हो, ये बात सबको समझ में आई। बहुत सीधी सी बात, और इस तरह के एग्जाम्पल्स लेते रहेंगे, लेकिन लेने का फायदा क्या है? मतलब अगर तुम याद ही नहीं करोगे तो हर एग्जाम्पल नया लगेगा। अब आज बताओ, आज ऐसी कौन सी नई बात कर ली जो कल नहीं की थी हमने? सब बताया था सर, ये माइनस फेंकता है, ये माइनस फेंकता है, ये प्लस फेंकता है, ये फलाना फेंकता है, सब तुमने किया था। लेकिन आज सब गोल है, क्योंकि हमें तो सर हमारा तो तरीका ही अलग है सर, हमारा तो स्टाइल ही अलग है, हमें तो अलग तरह से बताया जाता था। ठीक है ये, अच्छा और आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी में रेजोनेंस का हाथ है, इसमें कोई शक नहीं। और रेजोनेंस इफेक्ट कार्बोकेटाइंस को स्टेबलाइज करने की कोशिश जरूर करता है। इसी तरह से अगर कार्बेनाइन की बात की जाए तो ठीक है, कार्बेनाइन के अंदर भी ऐसा ही लगता है, कार्बेनाइन को भी रेजोनेंस इफेक्ट स्टेबलाइज करता है, इसमें कोई शक नहीं। आप कार्बेनाइंस की बात कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कार्बेनाइंस की स्टेबिलिटी में भी वही वाली बात आती है ना सर, कार्बन पर निगेटिव चार्ज है, तो वो सारा इफेक्ट जो इस नेगेटिव को कम करेगा या खत्म करेगा वो इसको स्टेबलाइज करेगा, और जो इसको बढ़ाएगा वो इसको डिस्टेबलाइज करेगा। जस्ट उल्टा हो गया। जो कहेंगे आप हम कर देंगे सर, जैसा आपका दिल करे पूछ लीजिए हमसे, जो दिल करे पूछ लीजिए। एक कार्बेनाइन ये ले लेते हैं, एक कार्बेनाइन ये ले लेते हैं, एक 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 कार्बोनाइन यहां लगा देते हैं, एक ये लगा देते हैं। ये कह रहा भाई, ये बताइए जो है हमारे 8 कार्बोनाइंस हैं, इन 8 कार्बोनाइंस की स्टेबिलिटी के बारे में बताइए।
ठीक, तो अब इसमें क्या आएगा, इसमें जैसे पहला, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ये छठा हो गया, ये सातवां हो गया, ये आठवां हो गया, ये 8 हो गए। वो कह रहा बताइए जरा इसमें आंसर कैसे लिखेंगे। अब हमने कहा सर क्या बताऊं मैं आपको, मैं क्या क्या बोलूं मैं सर, आप एक जैसी बातें कर रहे हैं, क्या बताऊं मैं आपको। आप ये जानना चाह रहे हैं कि माइनस को कैसा लग रहा है, मैं बता देता हूं आपको, जो नीचे लोग लगे उनसे बात करता हूं ना मैं जाके, चलिए एक एक करके बात करिए। अब आपको पता होना चाहिए सर, ये OCS3 जो है वो लोन पेयर वाला आदमी है सर, ये माइनस सर्कुलेट करेगा सर, यहां माइनस फेंक देगा, कौन से इफेक्ट से सर, रेजोनेंस इफेक्ट से फेंकेगा सर, बर्बाद कर देगा इस माइनस को, लुट गया ये माइनस, बर्बाद। समझिए, NO2 पर आते हैं, NO2 कहेगा भैया हम तो प्लस देंगे, हम रेजोनेंस से प्लस देंगे, वो कहेगा अरे यार सर माइनस को बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि ये माइनस के नीचे प्लस आ रहा है सर, ये प्लस जो है इस माइनस को खत्म कर रहा है, मजा आ गया सर एकदम। और ये NR3 प्लस तगड़े से, जो पोजीशन है इसकी तगड़े से चूसेगा सर, ये स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई इफेक्ट शो करता है सर, बड़ा सा डेल प्लस दे देगा चूसने के बाद, बड़ा सा डेल प्लस। ठीक, और CT3 क्या कहेगा सर, मेरा तो मामला जो है वो विड्रॉइंग नेचर का, सॉरी डोनेटिंग नेचर का है, मैं डेल माइनस देता हूं। CS3 कहेगा मैं अभी डेल माइनस देता हूं, और ये NO2 कहेगा मैं डेल प्लस देता हूं माइनस आई इफेक्ट से, और ये NH2 क्या कहेगा, मेरे ऊपर लोन पेयर है मैं माइनस दूंगा, ये लीजिए मेरा माइनस, रेजोनेंस से ले लीजिए अपने सर पर, ये साफ दिखाई देता है सर, जो सबसे मस्त आदमी है वो थर्ड है, और सबसे बर्बाद आदमी या तो ये है या ये है। अब इन दोनों में डिसाइड करते हैं सर, आज इन दोनों में बेटर आदमी मेरा सेकंड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर इस बार OCS3 भी दे रहा है, NH2 भी दे रहा है, लेकिन OCS3 बुला भी रहा है ज्यादा, तो इसकी मतलब उसने दिया कम, और देने से ही तो माइनस परेशान होता है, इसलिए सेकंड इस बार 8 से थोड़ा सा बेटर होगा। अब ये सब चीजें पता नहीं मैं तुम्हें इतनी दूर रह के समझाऊं कैसे, जो चीज खुद ऑब्जर्व करने की या समझने की है उसको समझाएं कैसे। और जो बच्चा ये समझ जाए कि माइनस को अच्छा कब लगता है, प्लस को अच्छा कब लगता है, एसिडिक स्ट्रेंथ कब अच्छी होती है, बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, वो ये सारी चीजें ये निशान लगा लगा के अपने आप आंसर निकालता रहता है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं होता, इसका कोई, क्योंकि ये कोई मेथड नहीं है, ये हमारी तुम्हारी आपस की सोच है जो बनाई गई है उस किताबी मेथड को यूज करके, कुछ नया नहीं कर रहा हूं मैं, समझो बात को। अब आज सुव्रत का सवाल आया है कि NR3 प्लस का जो माइनस आई इफेक्ट है वो R ग्रुप की वजह से कम हो जाना चाहिए, जबकि इसी बारे में डिटेल में 15 मिनट बात की गई थी कि R ग्रुप हेट्रो एटम पर लगाने से उसका S कैरेक्टर बढ़ता है, S कैरेक्टर के बढ़ने से उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है और उसका माइनस आई नेचर इंक्रीज कर जाता है। आंसर तो मैं इसका और भी अलग तरीके से दे सकता था, मैं इसका आंसर सॉल्वेशन से दे सकता था, लेकिन मुझे समझ में आ रहा है, जो तुम्हें समझ में आना चाहिए वो ये है कि R ग्रुप लगेंगे बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा S कैरेक्टर बढ़ेगा, S कैरेक्टर बढ़ेगा निगेटिविटी बढ़ेगी और चूसना शुरू कर दूंगा। यानी मुझे ऐसा लगता था कि R की वजह से माइनस आई इफेक्ट कम होना चाहिए, जबकि R की वजह से माइनस आई इफेक्ट बढ़ता है, और यही चीज OR और OH के बीच में होती है और NR3 प्लस और NH3 प्लस के बीच में होती है। इस चीज पर हमने 15-20 मिनट डिस्कशन किया हुआ। क्लियर है? समझ में आया? सुव्रत इस बारे में पीछे के लेक्चर देखना, सब डिटेल में बात की गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर मैं इन सब को देखूं तो इन सब में जो सबसे अच्छा एनायन लगता है वो एनायन होना चाहिए जिस एनायन के नीचे सबसे बड़ा प्लस है, और सबसे बड़ा प्लस मुझे NO2 का दिखता है, तो इसलिए सबसे बड़ा आदमी जो है वो थर्ड होना चाहिए, सबसे मस्त आदमी। उसके बाद कोई और प्लस है? नहीं सर, प्लस तो नहीं है, लेकिन डेल प्लस है। कौन से डेल प्लस है सर? ये 2 डेल प्लस है, और इन दोनों डेल प्लस में सर मैंने पढ़ा है NR3 प्लस ज्यादा चूसता है सर, ये डेल प्लस बड़ा होगा, ये माइनस को ज्यादा खुश करेगा सर, ये 4 आएगा और 4 के बाद 7 आएगा सर। उसके बाद आप देखिए क्या करना है, उसके बाद जो आदमी नॉर्मल है उसको लगा देते हैं, फिर थोड़ा सा बड़ा डेल माइनस है सर, डेल माइनस आपको यहां भी मिलेगा और डेल माइनस आपको यहां भी मिलेगा, और इन दोनों डेल माइनसों में सर ये वाला डेल माइनस छोटा और ये वाला डेल माइनस बड़ा होगा, क्योंकि आपने बताया है CT3 का प्लस आई इफेक्ट CH3 से ज्यादा होता है, क्योंकि ट्रिटियम ज्यादा ड्यूटीरियम से, ड्यूटीरियम ज्यादा हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये हुआ सर ये वाला डेल माइनस बड़ा है, ये वाला डेल माइनस छोटा है, तो इस बार इसका नंबर पहले आएगा और फिर 5वें का नंबर आएगा। अब बचे ये 2 लोग, इन दोनों में सर साफ समझ में आता है, ये NH2 भी फेंकता है, ये भी फेंकता है। अब कौन डिसाइड करेगा? अब इंडक्टिव डिसाइड करेगा सर, OCS3 का विड्रॉइंग नेचर वो NH2 के विड्रॉइंग नेचर से ज्यादा है सर, यहां पर माइनस को ज्यादा खुशी होगी एज कंपेयर टू 8वां। इसका मतलब ये हुआ सर 5वें के बाद जो नंबर आना चाहिए वो आना चाहिए 8वें का, और 8वें के बाद नहीं, 5 इज ग्रेटर देन, नहीं उल्टा लिख दिया शायद यार, एक बार ये ऑर्डर चेक कर लेना यार, ये जब बहुत सारे होते हैं ना तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। 5 के बाद आ जाना चाहिए जो ज्यादा अच्छा है। ज्यादा अच्छा कौन सा है?
सेकंड वाला, और सेकंड के बाद जो नंबर आना चाहिए वो आना चाहिए 8वें का। ये ऑर्डर बन जाना चाहिए 3 4 7 1 6 5 2 8। शाबाश हर्ष। NH2 माइनस आई क्यों होता है? उसे प्लस आई होना चाहिए। सही कह रहे हो। नाइट्रोजन जो है आवाज से फेंकने लगेगा। अरे नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, माइनस आई तो शो करेगा ही करेगा। वो अलग बात है जब रेजोनेंस की बारी आती है तो वो प्लस एम देता है, तब वो देता है, क्योंकि वो लोन पेयर वाली कहानी आ जाती है। और तुम्हें पोजीशंस का पता है कि जो ग्रुप ऑर्थो पैरा पे लगे होते हैं वो मेसोमेरिक इफेक्ट लगाते हैं, और जो मेटा पे लगे हैं उनका सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट काउंट किया जाता है। क्लियर है ये? और आगे बढ़ते हैं। अब जरा इसी में एक बार हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट और जोड़ देते हैं ताकि मिला जुला के सवाल कर पाए। अभी बहुत सारे सवाल जोड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन का आइडिया नहीं है। एक बार हाइपर कॉन्जुगेशन को और जोड़ लेते हैं। अनुभव उसमें OCS3 छूट गया होगा बेटा। OCS3 इज ग्रेटर देन OH इज ग्रेटर देन NH2। ये भी तुम वहां पर मेंशन कर लेना। माइनस आई इफेक्ट तुम्हें एनसीईआरटी में भी टेबल मिल जाएगी, तो आप उसका OR ग्रुप का जो माइनस आई है वो OH ग्रुप के माइनस आई से ज्यादा होता है, क्योंकि वही R लग गया ना तो एस कैरेक्टर बढ़ जाता है। 2 लास्ट में आएगा, पता नहीं 2 कौन सा था, एक बार देख लेना। मैंने ऑर्डर गलत लिखा था क्या? अभी एक बार जरा सब लोग चेक कर लें। एक बार जरा सब लोग चेक चेक कर लो। मैंने ऑर्डर गलत लिख दिया है। कोई बच्चा कह रहा था 2 बाद में आना चाहिए, 1 बाद में आना चाहिए, पता नहीं। एक बार चेक कर लेना यार, तुम्हें समझ में आ गया ना? एक बार चेक कर लेना भाई। देखो अब यही तो समझाना था। अब देखो फिर वही है सर, हाइपर कॉन्जुगेशन में जब तक आप टेक्निकल नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं आएगा। अबे टेक्निकल क्यों दिमाग खराब कर रहे हो अपना? काहे का टेक्निकल सर? होता क्या ये बताइए। अरे सर ये एक रेजोनेंस है। किस तरह का सर? इस बार सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं, यानी सिग्मा पाई का जो रेजोनेंस है उसे हाइपर कॉन्जुगेशन कहा जाता है। चलिए सर ठीक है, मैं देखता हूं कैसे होता है। ये बताइए, जिस तरह से आप मॉलिक्यूल को देखकर यह अंदाजा लगा लेते हैं कि यहां पर रेजोनेंस इफेक्ट लगेगा 7 कंडीशंस को देखकर, सर यहां पर भी कोई कंडीशन होती है कि देखकर यह अंदाजा लगाया जा सके कि हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा? तो मैंने कहा बिल्कुल कंडीशन होती है, और एक ही कंडीशन होती है। अब तुम उल्टी सीधी दिमाग मत लगाना, जो बताया जा रहा है उसको समझ लेना। वो ये है कि अगर आपने sp2 हाइब्रिड कार्बन के बगल में, दिस कार्बन इज sp2, इस sp2 कार्बन के बगल में जो sp3 कार्बन है, अगर उस पर हाइड्रोजन या हेलोजन लगी है तो दिस इज द कंडीशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। दैट्स इट। बिल्कुल दिमाग मत लगाना। अब लेकिन जानते हो क्या है? याद तुम ये नहीं करोगे, दुनिया याद कर लोगे, लेकिन ये याद नहीं करोगे जिसको याद करने से दुनिया याद नहीं करनी पड़ती। दिक्कत तुम्हारे साथ ये है कि नहीं सर हमने पढ़ा है, सर हमने अंग्रेजों की किताबों में पढ़ा है, सर ऐसे होता है सर, वो बगल का जो p ऑर्बिटल है वो साइड वाइज ऐसे बनाना बॉन्ड और टेढ़ा बॉन्ड बना। अबे तुम पागल हो गए हो, कहां दिमाग लगा रहे हो बे? बिल्कुल सीधी कहानी है। sp2 कार्बन के बगल वाले कार्बन जिसको आप sp3 देख रहे हैं, अगर और उस पर आपको अगर हाइड्रोजन दिख गया, हाइपर कॉन्जुगेशन चालू। क्या फायदा देगा, क्या नुकसान देगा, क्या क्या चीज गवर्न करेगा, मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज को कैसे अफेक्ट डालेगा, वो अलग बात है सर, लेकिन अफेक्ट, ये इफेक्ट लगेगा। बात खत्म। क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब वो कह रहा है कि सर जरा मुझे एक एग्जांपल से इस बात को समझाइए कि हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा। अब मैं देखो, मैं एक नहीं, मैं कई एग्जांपल लूंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक एक करके इस हाइपर कॉन्जुगेशन के एप्लीकेशन को के अंदर इसको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक, जो हाइपर कॉन्जुगेशन का सबसे पहला एप्लीकेशन आता है वो आता है एल्कीन्स की स्टेबिलिटी में। सबसे पहला एप्लीकेशन। तो आप सबसे पहले हेडिंग डाल के लिखेंगे, मैं अभी बताऊंगा एक एक करके, सब प्रूफ करके दिखाऊंगा कि मैंने ये कंडीशन क्यों बोली है। जो सबसे पहला है हाइपर कॉन्जुगेशन का एप्लीकेशन, बल्कि अलग पेज पे लिखते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन का जो एप्लीकेशन है उसमें जो सबसे पहला रोल आता है, जो सबसे पहला एप्लीकेशन आता है वो आता है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। टू डिसाइड द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स की स्टेबिलिटी में एक्स हेलोजन है दीपक, एक्स हेलोजन।
हेलोजन के लगने से रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन स्टार्ट हो जाता है, हाइड्रोजन के लगने या ड्यूटीरियम के लगने या ट्रीटियम के लगने से नॉर्मल हाइपर कॉन्जुगेशन। मैं बात करूंगा एक बार, ठीक। वो कह रहा है यार बताइए यार एल्कीन्स की स्टेबिलिटी में का क्या मतलब है, क्या कहना क्या चाह रहे हैं। मैंने कहा देखिए ऐसा है, एल्कीन की स्टेबिलिटी का मतलब यह है, जनरली एल्कीन्स की स्टेबिलिटी हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन से डिफाइन होती है। समझिए जनरली कि अगर कोई एल्कीन स्टेबल है तो इसका मतलब है उसको हाइड्रोजिनेट करके एल्केन में कन्वर्ट करना मुश्किल है, इसलिए वो स्टेबल। और जो अनस्टेबल है वो बड़ी आसानी से हाइड्रोजनेट हो सकती है, फट कह रहे मैं तो बर्बाद हूं, मुझे हाइड्रोजनेट कर दो, मैं एल्केन में कन्वर्ट हो जाऊंगी। लेकिन अगर मैं स्टेबल हूं तो वो क्या बोलेगी, जान निकाल देंगे लेकिन हाइड्रोजन में एल्केन में कन्वर्ट नहीं होंगे। यानी एल्कीन्स की स्टेबिलिटी अगर ज्यादा है तो आप उसको हाइड्रोजिनेट नहीं कर पाएंगे, मुश्किल से कर पाएंगे। और अगर एल्कीन कम स्टेबल है तो उसका हाइड्रोजनेशन आसान होगा। यानी जनरली एल्कीन्स की जो स्टेबिलिटी है वो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के रेस्पेक्ट में डिफाइन की जाती है। यानी स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डिफाइंड बाय हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। और ये रिएक्शन क्या होती है तुम सब जानते हो कि कोई भी एल्कीन ले ली जाए, इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया जाए तो ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाती है। ये हाइड्रोजनेशन है, ऐसे जनरल सी बात कर रहे हैं, दिस इज हाइड्रोजनेशन। अगर ये आसानी से हो रही है तो इसका मतलब है सर एल्कीन स्टेबल नहीं है। और अगर ये हाइड्रोजनेट नहीं हो रही है, वो क्या बोलेगी, भाई मैं तो ऑलरेडी स्टेबल हूं, मैं तो एल्कीन के पास नहीं जाना चाहती। तो ऐसे में एल्कीन्स का हाइड्रोजनेशन मुश्किल माना जाएगा। तो मैंने कहा सर मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन मुझे ये बताइए मैं एल्कीन को देखकर ये कैसे डिसाइड करूंगा कि ये हाइड्रोजनेट होना चाहती है या नहीं। मैंने कहा यही तो बता रहे हैं कि अगर आप एल्कीन्स की स्टेबिलिटी डिफाइन कर सकते हैं तो आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि वो हाइड्रोजनेट होना चाह रही है या नहीं होना चाह रही। तो मैंने कहा सर अब आप ये बताइए कि एल्कीन्स की स्टेबिलिटी में कौन सा इफेक्ट है जो रोल प्ले करता है। मैंने कहा मुझे इफेक्ट का नहीं आइडिया है, मुझे सबसे पहले एक बात का आइडिया है कि जब मैं हाइड्रोजन से यह बोलूं कि जाओ उस डबल बॉन्ड को निपटाने, और हाइड्रोजन लौट के मुझको ये आके बोले कौन से डबल बॉन्ड को निपटाने भेजा था तुमने। हमने कहा वो दिखाई नहीं दे रहा, उस डबल बॉन्ड को निपटाना था। कह रहा कोई डबल बॉन्ड नहीं है भैया, वहां पर तुमने जबरदस्ती टाइम पास करवा दिया हमारा, हम जहां गए वहां मिला ही नहीं। हमने कहा ओहो, इसका मतलब यह हुआ कि वो इफेक्ट जो डबल बॉन्ड को गायब कर रहा है, वो इफेक्ट उस एल्कीन की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है। समझो बात, यानी ऐसा हो गया कि डबल बॉन्ड है, ठीक, मैंने हाइड्रोजन से कहा जा तू उस डबल बॉन्ड के मुंह पे मारा मैंने। अब जैसे ही वो हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के पास गया, डबल बॉन्ड एकदम से सिंगल बन गया, डबल बॉन्ड सिंगल बन गया। हाइड्रोजन कहेगा अरे ये क्या, जिसको हाइड्रोजनेट करने आ रहे हैं वो गायब हो गया। अब बताइए क्या उस एल्कीन को हाइड्रोजनेट कर पाएगा वो? नहीं। यानी डबल बॉन्ड जितना ज्यादा सिंगल दिखेगा उसका हाइड्रोजनेशन उतना मुश्किल होगा। क्लियर है ये बात? अब सोच के बताओ वो कौन सा इफेक्ट है जो डबल को सिंगल बनाता है? सर रेजोनेंस है सर, रेजोनेंस डबल को सिंगल, डबल अंदर सिंगल बाहर, डबल अंदर ये बाहर वो बाहर, सर रेजोनेंस है वो जो डबल को सिंगल बनाता है। तो दैट मींस एल्कीन की स्टेबिलिटी में सबसे बड़ा हाथ तो रेजोनेंस का होगा ही होगा। ठीक है सर, क्या हाइपर कॉन्जुगेशन में ऐसा कुछ? हमने कहा पता नहीं यार, अभी हमने हाइपर कॉन्जुगेशन तो सीखा ही नहीं है, तो हम कुछ नहीं कह सकते। इतना समझ में आ गया है हमें कि एल्कीन्स की स्टेबिलिटी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन डिसाइड करेगी, और हाइड्रोजनेशन में आप एक हेट्रोजीनियस सरफेस, ये निकल को पीस पास के आप एक हेट्रोजीनियस सरफेस बनाते हैं, और इस हेट्रोजीनियस सरफेस से दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल एटम्स एक साथ ऐसे जाके जोड़ते हैं, एंड दिस इज सिन एडिशन, हाइड्रोजन का सिन एडिशन ऑन एल्कीन्स। यानी हाइड्रोजन ऐसे गए और डबल बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड है हमारा ऊपर, इस डबल बॉन्ड पर ये दोनों हाइड्रोजन से खड़ाक्स ऐसे जुड़ गए। अब अगर वो अंदर आ रहे हैं, समझना जरा, वो डबल बॉन्ड के पास आ रहे हैं हाइड्रोजनेट करने, और डबल बॉन्ड कह रहा लो, वो क्या कहेगा, अरे ये क्या हुआ, जिसको हाइड्रोजनेट करना वो गायब हो गया। इसका मतलब ये हुआ डबल जितना ज्यादा गायब होगा, जितना ज्यादा डबल रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, सर वो उतना ही मुश्किल होगा हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजनेट करना, उस एल्कीन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा मानी जाएगी। क्या यहां तक समझ में आया? क्या यहां तक समझ में आया? ठीक, अच्छा अब वो ये कह रहा है कि चलिए ठीक है सर, अब रेजोनेंस की बात समझ में आ गई कि रेजोनेंस डबल को सिंगल बनाता है और हाइड्रोजन बेचारा परेशान हो जाता है कि बताइए कहां भेज दिया। क्या हाइपर कॉन्जुगेशन में ऐसा कुछ? तो मैंने कहा एक बार हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में बात करते हैं, फिर मिला के बात करेंगे। ठीक, उसने ये कहा कि भाई ऐसा है, ये एल्कीन ले लेते हैं, ये एक ऐसे सिर्फ समझाने की बात कर रहा हूं, ये एक एल्कीन,
ये प्रोपीन ले लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, अब ये बताइए क्या यहां पर रेजोनेंस की कंडीशन है? हमने कहा नहीं सर, वो 7 जो कंडीशन आपने बताई हैं उन 7 में से तो एक भी कंडीशन नहीं है सर। डबल की ऑल्टरनेट पे डबल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ना प्लस ना कुछ, रेजोनेंस की कोई कंडीशन नहीं। लेकिन क्या यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन? तो मैंने कहा चेक कर लीजिए सर, हाइपर कॉन्जुगेशन की तो एक ही कंडीशन होती है, sp2 के बगल वाले sp3 पर हाइड्रोजन होना चाहिए। ये sp2 है सर, ये sp3, और इस पर हाइड्रोजन दिख रहे हैं सर। इसके पास ये जो sp3 वाला कार्बन है जो sp2 के बगल में है, इसको अल्फा कार्बन कह सकते हैं आप, दिस इज अल्फा, यानी इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है सर, 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो मैंने कहा बात तो सही है कि sp2 के बगल वाला कार्बन अगर अल्फा के नाम से जाना जाएगा तो उस अल्फा पर 3 हाइड्रोजन लगी हैं, सो दिस प्रोपीन हैज 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो मैंने कहा कंडीशन है तो क्या करें, कंडीशन है तो क्या करें, कह रहा कुछ नहीं। अब आप ये सीखिए कि हाइपर कॉन्जुगेबल स्ट्रक्चर्स बनाए कैसे जाते हैं, जरा ध्यान से देखना तुम। बनाने का तरीका यह है, बिल्कुल अलग से एक बार फिर से बनाते हैं, अलग से ये बना के देखते हैं। बनाने का तरीका यह है कि ये आपका H है, ये भी आपका H है, और ये भी आपका H है, और इसके बगल में लगा है CH डबल बॉन्ड CH2। सर हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन तो है, अब ये बताइए हाइपर कॉन्जुगेबल स्ट्रक्चर्स कैसे बनाए जाते हैं। अब देखो ये कहा जाता है दिस इज हाइपोथेटिकल, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, पता नहीं एक्चुअली ऐसा है नहीं है, लेकिन मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज को गवर्न करता है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट जस्ट लाइक हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट करता ही होगा। हाइब्रिडाइजेशन को भी हाइपोथेटिकल फिनोमेना माना जाता है, लेकिन वो हमारे बॉन्ड एंगल्स को, हमारे मॉलिक्यूलर शेप्स को, एंगल्स, लेंथ, दुनिया भर की बकवासबाजी को एक्सप्लेन करता है। इसलिए लोग कहते हैं लगे ना लगे होता ही होगा। वैसे यहां पर भी है सर, लगे ना लगे लेकिन होता ही होगा, और मैं तुम्हें बताऊंगा कि हाइपोथेटिकल क्यों लगता है, तुम देखना अभी जरा। अब वो ये कह रहा है कि सर देखिए ऐसा है, जो मुझे समझ में आ रहा है इसके हाइपर कॉन्जुगेबल स्ट्रक्चर बनाने का तरीका वो ये है, सर ये जो सिग्मा बॉन्ड है आपका C और H का, इस बॉन्ड को मिटा दीजिए आप। मैंने कहा ठीक है मिटा देते हैं। अब जब आप इस बॉन्ड को मिटाएंगे तो हाइड्रोजन को प्लस दे दीजिए और कार्बन को माइनस दे दीजिए। सर कार्बन की इलेक्ट्रॉनिटी थोड़ी सी ज्यादा है, तो कार्बन के ऊपर माइनस आएगा और हाइड्रोजन के ऊपर प्लस आएगा। मैंने इस बॉन्ड को मिटा दिया। ठीक, अब ये बताओ ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ रहे हैं वो इस डंडे के इलेक्ट्रॉन्स हैं? हाँ सर डंडे के इलेक्ट्रॉन। डंडे में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे सर? 2। ये दोनों सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स थे या पाई? सर ये तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स थे सर, सिंगल डंडा है सर, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, सो दे आर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये मेरे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। सर दे आर ऑल्टरनेट टू दीज पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इन पाई इलेक्ट्रॉन्स की ऑल्टरनेट पर है। क्या ये रेजोनेंस की कंडीशन है? हाँ सर, डबल बॉन्ड की ऑल्टरनेट पर नेगेटिव चार्ज, सर ये तो रेजोनेंस की कंडीशन है। और क्या बताया गया है, नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड के साथ कैसे रेजोनेंस करता है? सर नेगेटिव अंदर डबल बाहर, इसका मतलब सर नेगेटिव अंदर आएगा डबल बाहर जाएगा, तो इसका जो पहला हाइपर कॉन्जुगेबल स्ट्रक्चर बनेगा सर वो ये बनेगा। ये इसका पहला हाइपर कॉन्जुगेबल स्ट्रक्चर। क्यों हाइपोथेटिकल है सर? इसलिए सर ये बताइए ये क्या है? हमने कहा H प्लस, कह रहा इनके बीच में कोई डंडा, मैंने कहा नहीं। तो कह रहा सर यहां क्यों रखा, भगाओ उसको। भगा नहीं सकता सर मैं, क्यों? क्योंकि अगर ये भाग गया तो सर ये रेजोनेंस नहीं है, क्योंकि रेजोनेंस में सिर्फ मूवमेंट किसका है? इलेक्ट्रॉन्स का, कोई एटम हिल नहीं सकता। तो चाहे यहां बॉन्ड हो चाहे यहां बॉन्ड ना हो, ये यहीं दिखाया जाएगा। इसलिए इस हाइपर कॉन्जुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से भी जाना जाता है। दिस इज नो बॉन्ड रेजोनेंस ऑल्सो। इसको एक और इफेक्ट भी बोला जाता है जिसको बेकर नाथन इफेक्ट बोला जाता है, हमारे मतलब का नहीं है लेकिन फिर भी याद रखेंगे, दिस इज बेकर नाथन इफेक्ट। अब स्पेलिंग स्पेलिंग मुझे याद नहीं है, मैं बता दूंगा तुम्हें। तो यानी मेरे पास इस हाइपर कॉन्जुगेशन को आप नो बॉन्ड रेजोनेंस या बेकर नाथन इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। अब क्या यहां हाइपर कॉन्जुगेशन है? हाँ सर हो रहा है, ये देखिए ये हाइपर कॉन्जुगेशन चल रहा है एकदम मस्त एकदम। अच्छा ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन बनाया ये तो सर आपने इस सिग्मा बॉन्ड के साथ बनाया, क्या यहां सिग्मा बॉन्ड नहीं है? है। क्या यहां नहीं है? है। तो सर इसका मतलब इसके बाद 3 बार ये हरकत कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, यानी कि ये आदमी इस हाइपर कॉन्जुगेबल स्ट्रक्चर में भी कन्वर्ट हो सकता है। ये H है और इस बार यहां प्लस है, ये H है, डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, ये भी हो सकता है। सर एक और बन सकता है दूसरे वाले H के साथ, ये H है, ये भी H है, और यहां प्लस है, नीचे वाला सिग्मा इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो सकता है। ये डबल बॉन्ड CH है और ये CH2 नेगेटिव। सर ये देख लीजिए, इसके आपने कुल मिला के 3 अल्फा हाइड्रोजन्स को हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व किया है। इसके 4 हाइपर कॉन्जुगेबल स्ट्रक्चर हैं, यानी जितनी अल्फा हाइड्रोजन्स होंगी उन अल्फा हाइड्रोजन में 1 जोड़कर आप टोटल हाइपर कॉन्जुगेबल स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। टोटल
हर्षुल कह रहा है ऊपर वाला हाइड्रोजन ग्रेविटी की वजह से गिर जाएगा। बक अब जरा समझो इस बात को, सब लोग समझो। अब आप सोचिए जरा कि अब ये देखिए जरा कि सर क्या ये इफेक्ट इस प्रॉपर्टी को गवर्न करेगा। मैंने कहा एक बार सोच के देख लेते हैं कि करेगा कि नहीं करेगा। कैसे सर, एक बार हाइड्रोजन को जरा इसके मुंह पे मारिए सर, एक बार ये देखिए हाइड्रोजन, या आप हाइड्रोजन से कहिए जाओ जाके इसको हाइड्रोजनेट करो। सोचो जरा क्या होगा। ये आ रहा है देखो हाइड्रोजन, ये आ रहा है देखो हाइड्रोजन, ये देखो आ रहा है हाइड्रोजन, ये देखो आ रहा है हाइड्रोजन। क्या कहेगा? कहेगा कहां भेज रहे हो, किसको कर रहे हो? हमने कहा डबल बॉन्ड। कहे कौन सा डबल बॉन्ड, कहां है? कौन सा डबल बॉन्ड, कहां है? कौन सा डबल बॉन्ड, कहां है? क्या कर रहे हो? इसका मतलब यह हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी डबल बॉन्ड को सिंगल बनाता है सर। और अगर ये डबल बॉन्ड को सिंगल बनाता तो ये डबल बॉन्ड को स्टेबलाइज करता होगा। और जितना ज्यादा ये अल्फा कार्बन होंगे, अल्फा हाइड्रोजन होंगे, जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होंगे, वो डबल बॉन्ड उतनी ज्यादा बार सिंगल बनेगा। और जितनी ज्यादा बार वो सिंगल बनेगा, वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब सर रेजोनेंस इफेक्ट तो एल्कीन्स की स्टेबिलिटी में सबसे बड़ा रोल प्ले करता ही है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी एल्कीन्स की स्टेबिलिटी में एक बड़ा रोल प्ले करेगा। समझो बात को, सब लोग समझने की कोशिश करो। क्लियर है ये? क्लियर है सब लोगों को? ठीक है, तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब है सर हम एल्कीन्स की स्टेबिलिटी के बारे में बात कर सकते हैं। विक्रम कह रहा है सर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो है। हाँ विक्रम, कॉम्प्लिकेटेड तो है, ये सब सोच का सवाल है बेटा। ये इसलिए तो आईआईटी भी आसान नहीं होता, आईआईटी भी इसलिए कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि जो साफ सोच के लोग हैं वो सीधी चीजों को समझते चले जाते हैं और उनको रिवाइज करके याद कर लेते हैं, याद रखने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, दिमाग लगाओगे तो समझ भी जाएंगे। विशेष ये सब बातें मत करो कि बॉन्ड क्यों नहीं बना लेता, ये सब अगर इसने बॉन्ड बना लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी, फिर रेजोनेंस गड़बड़ हो जाएगा। रेजोनेंस की कंडीशन यही है कि अगर आप इसके अंदर वो इफेक्ट देख रहे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट का इफेक्ट है, तो आप न्यूक्लियस को मत हिलाइएगा, सब गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए मैंने इस इफेक्ट को इस तरह से समझा है। ये एक भले ही हाइपोथेटिकल सिचुएशन लगती हो, लेकिन ये दुनिया भर की चीजें एक्सप्लेन करती है, दुनिया भर की। किसका लॉजिक बता दूं? एक बच्चा कह रहा है सर आप लॉजिक नहीं बता रहे। अब किसका लॉजिक बता दूं? इससे ज्यादा अच्छा एक्सप्लेनेशन तुम्हें किसी जगह मिला? आप सोचिए, इससे ज्यादा अच्छा एक्सप्लेनेशन हो सकता है हाइड्रोजनेट का, हाइड्रोजनेशन का, कि हाइड्रोजन ही कंफ्यूज है कि भाई साहब निपटाना किसको है, हमें यही नहीं दिख रहा। किताबों में क्या लिखता है? रेजोनेंस इफेक्ट एल्कीन्स की स्टेबिलिटी बढ़ाता और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी एल्कीन्स की स्टेबिलिटी बढ़ाता। तो कैसे? इससे अच्छा लॉजिक क्या दूं मैं? लॉजिक और क्या बताऊं? ठीक है ना? अच्छा, अब कार्बेनाइन में नहीं होगा, कार्बेनाइन में नहीं होगा, हम बात करते हैं। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैं एल्कीन्स की स्टेबिलिटी में ही कुछ एल्कीन्स बनाता हूं, और आप अपने आप सोच सकते हैं कि एल्कीन्स की स्टेबिलिटी में ज्यादा अच्छी एल्कीन कौन सी है। एक एल्कीन ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, ये 5 एल्कीन्स। इन पांचों की स्टेबिलिटी का ऑर्डर 1 2 3 4 5। मुश्किल सवाल, अच्छा सवाल, मुश्किल सवाल, लेकिन वही है, जिसको पता है वो जानता है। अब उसने कहा भाई कैसे निकालोगे? मैंने कहा सर वही हाइड्रोजन को भेजो, अपने आप पता चल जाएगा। अब हाइड्रोजन को एक एक करके भेज देते हैं। हालांकि मैं ये कोशिश कर रहा हूं ये बताने की कि आप जो है अभी इस आदमी को
और इस आदमी को अभी कंसीडर मत करिए, हम करते हैं जरा एक सेकंड, अभी इनको इकट्ठा करते हैं, अभी भूल जाते हैं इसको, ठीक। यानी इनमें से कोई एक आदमी ले लेते हैं। यहां पर क्या होगा सर, यहां पर हाइड्रोजन को मारेंगे, यहां पर भी आप हाइड्रोजन को मारेंगे, यहां पर भी आप हाइड्रोजन को मारेंगे, यहां पर भी आप हाइड्रोजन को मारेंगे, यहां भी हाइड्रोजन आएगा। अब सिर्फ ये सोच लीजिए सर, पहले वाले हाइड्रोजन के हालात सोचिए जरा, कैसे सर, इसके जो है 9 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां है, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां है, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां है, और 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां है। सर इसके 12 हाइपर कॉन्जुगेशन होंगे सर, 12 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 12 हाइपर कॉन्जुगेबल स्ट्रक्चर प्लस 1 इसका खुद का ये स्ट्रक्चर, यानी कुल मिलाकर सर 12 अल्फा हाइड्रोजन इन्वॉल्व हैं हाइपर कॉन्जुगेशन में। सर एक बार अल्फा इन्वॉल्व होता है तो डबल को सिंगल बना देता है, ये 12 अल्फा हाइड्रोजन इन्वॉल्व होंगे सर, 12 बार ये सिंगल बनेगा, आप समझिए 12 बार सिंगल बनेगा। मैं एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बना के दिखा देता हूं, तुम्हें अपने आप ही ये बात समझ में आ जाएगी। कोई एक बना के देख लो, इस आदमी का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइपर कॉन्जुगेबल स्ट्रक्चर, ये CH3 था, ये CH3, ये C है, ये डबल बॉन्ड C है, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, और ये भी CH3, ठीक। अब इसका देखिए एक हाइपर कॉन्जुगेबल स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, डंडा मिटा दिया, H को प्लस दे दिया, कार्बन को माइनस दे दिया, माइनस अंदर डबल बाहर। अब देख लीजिए आप, ये सिर्फ पहला हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाया है सर डबल को सिंगल करने के लिए। देखिए सिंगल हो गया डबल, सर ये 12 बार सिंगल होगा। हाइड्रोजन के बारे में जरा सोचिए, कहेगा अरे भाई आराम से बैठते हैं, इसको हाइड्रोजनेट करना है ही नहीं सर। और जब आप हाइड्रोजनेट ही नहीं कर पाएंगे तो एल्कीन क्या बोलेगी, हम स्टेबल, क्योंकि हमको आप हाइड्रोजनेट नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये एल्कीन 12 बार मस्त हो रही है, ये करीब खेल ही खत्म हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो एसिडिक नेचर है वो खराब माना जाएगा, सॉरी इसका जो स्टेबिलिटी है वो मस्त मानी जाएगी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगी। इसके कितने हाइपर कॉन्जुगेशंस दिख रहे हैं सर, इसके 9 अल्फा हाइड्रोजन्स, इसके 9 अल्फा हाइड्रोजन्स। इसके कितने अल्फा हाइड्रोजन्स दिखते हैं सर, इसके 6 अल्फा हाइड्रोजन्स। इसके कितने दिखते हैं, 3 और 3 6, इसके भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके भी सर 3 और 3 6, इसके भी 6 अल्फा हाइड्रोजन। सर दिक्कत बहुत सीधी सी लग रही है, बस ये समझ में इतना जरूर आ रहा है कि सर इसके 12 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से, इसके 9 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से, इसके 6 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से स्ट्रक्चर्स बनने वाले हैं, इसके भी 6 की वजह से बनने वाले हैं, और इसके भी 6 की वजह से बनने वाले हैं। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है सर ये आंसर कैसे डिसाइड करेंगे। चलिए बाकी सारे आंसर को छोड़िए, कम से कम 12 9 6 को तो डिसाइड ही कर सकते हो, 12 9 6 को तो डिसाइड ही कर सकते हैं। तो सबसे अच्छी स्टेबल एल्कीन कौन सी होगी, 12 वाली, क्योंकि वो डबल 12 बार सिंगल बनेगा। उसके बाद 9 वाली, और फिर इन तीनों 6 वालों में कैसे डिसाइड करेंगे सर, इन 3 6 वालों में से 2 6 वाले तो मुझे आते हैं। कौन से सर, एक सिस एल्कीन है और एक ट्रांस एल्कीन है। सिस इज लेस स्टेबल देन ट्रांस, सो अल्टीमेटली ट्रांस का हाइड्रोजनेशन मुश्किल होगा, सिस का हाइड्रोजनेशन आसान होगा। ये सिस एल्कीन है, ये सब तुमने पढ़ रखा है बचपन में, ये सिस है, ये ट्रांस है, और ट्रांस आर मोर स्टेबल देन सिस ड्यू टू सिमेट्री। इसका मतलब ये हुआ ट्रांस ज्यादा स्टेबल होते हैं, इनको हाइड्रोजनेट करना मुश्किल होगा, सिस हाइड्रोजनेट करना आसान होगा। लेकिन सर इसके भी 6 इसके भी 6, तो ठीक है आ गया आंसर, ट्रांस ज्यादा। इसका क्या करेंगे सर, यहां तो बैंड बज जाएगी। ये आदमी क्या करेगा, इसके भी तो 6 है ना, ये ट्रांस है ना सिस है, इसको कहां रखेंगे आप, इसको कहां बीच में ठूसेंगे। ये इन तीनों में सबसे अच्छा, समझो बात, इन तीनों में सबसे अच्छा आदमी है। क्यों अच्छा है सर, ये इसलिए अच्छा है क्योंकि इसका जो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है वो इन दोनों हाइपर कॉन्जुगेशन से बेटर इफेक्ट है सर। मैंने कहा कैसे भैया, 6 उसके भी है 6 इसके भी है, इन दोनों को तो चलो तुमने सिस ट्रांस से डिस्टिंग्विश कर लिया, जब 6 इसके भी है और 6 इसके भी है और 6 इसके भी है, कैसे निकालोगे आप। इसका एक हाइपर कॉन्जुगेशन बनाइए और इसका एक हाइपर कॉन्जुगेशन बनाइए, अपने आप आपको इसका आंसर मिल जाएगा। कैसे सर, जो इसका पहला हाइपर कॉन्जुगेशन बन रहा है इस आदमी का, जब आप हाइपर कॉन्जुगेशन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, यह आएगा C, यह आएगा H, यह आएगा H, यह आएगा H, और इधर आ जाए। देखो इसका मतलब ये हुआ सर, हम ट्रांस से, देखो सिस तो ऑलरेडी पीछे, तो आप ट्रांस से इसको कंपेयर कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और अगर ये ट्रांस से भी अच्छा हुआ तो फिर तो बात खत्म होगी ना, इससे तो अच्छा होगा ही होगा। तो मैं इन दोनों को आपस में कंपेयर कर लेता हूं, मैं इसका हाइपर कॉन्जुगेशन बनाता हूं, इसका, ठीक। कैसे बनेगा, ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड C, इधर आ जाएगा CH3, इधर आ जाएगा H, इधर आ जाएगा H। क्या तरीका है हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाने का सर, इसको मिटाइए, यहां H प्लस पे आएगा, यहां माइनस आएगा, माइनस अंदर डबल बाहर। सर इस पूरी हरकत में यहां माइनस आएगा सर, आप जब आप हाइपर कॉन्जुगेशन करेंगे तो यहां माइनस आएगा, ठीक। ये इसका हाइपर कॉन्जुगेशन, इस तरह के बहुत सारे बनेंगे, ठीक। इसका बना के देखिए सर, आप इसका एक बना के देखिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। जब आप इसका एक बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, H H H C CH3 डबल बॉन्ड CH2। इसका एक हाइपर कॉन्जुगेशन बनाते हैं और वो ये है, ये हटाया, यहां प्लस, यहां माइनस, माइनस अंदर डबल बाहर। अब यहां माइनस आ रहा है,
इसका मतलब हुआ सर इसके हाइपर कॉन्जुगेशन में कार्बन पर माइनस आ रहा है जो 2 डिग्री है सर, और इसके हाइपर कॉन्जुगेशन में कार्बन पे माइनस आ रहा है जो 1 डिग्री है सर। 1 डिग्री कार्बन आयंस 2 डिग्री कार्बन आयंस से बेटर होते हैं सर। दिस हाइपर कॉन्जुगेशन इज मोर इफेक्टिव एज कंपेयर टू दिस एंड दिस, सो अल्टीमेटली दिस एल्कीन इज बेटर देन दीज टू एल्कीन्स। समझो बात, यानी कहने का मतलब यह हुआ इस एल्कीन की स्टेबिलिटी इन दोनों के ऊपर होगी, तो जो ऑर्डर बनना चाहिए वो सबसे पहले पहला बनना चाहिए, फिर दूसरा बनना चाहिए, फिर तीसरा बनना चाहिए, और फिर पांचवा बनना चाहिए, और फिर चौथा बनना चाहिए। दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। पांचवें और तीसरे चौथे में मुझे डाउट नहीं है, क्योंकि पांचवा ट्रांस और चौथा सिस है। सर मुझे डाउट इसका था क्योंकि इसके भी हाइपर कॉन्जुगेशन सेम है, तो कैसे निकालेंगे सर इसके हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट का? इसके इन दोनों के हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से बेटर हाइपर कॉन्जुगेशन है, क्योंकि इसके हाइपर कॉन्जुगेशन में प्राइमरी कार्बन आयन बनते हैं और इसके हाइपर कॉन्जुगेशन में सेकेंडरी कार्बन आयन बनते हैं। This is more stable hyperconjugation effect as compared to these two. दोनों के अल्फा हाइड्रोजन से। कुछ समझ में आया? सबको क्लियर है? यानी कहने का मतलब यह हुआ कि यहां वाला जो रेजोनेंस है, ये बाकी तो देखो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन से तो आंसर आ गया 12, 9 और 6, ये तो ठीक। जिन तीनों के 6 हैं तो उनका क्या करें? अगर इन तीनों के 6 हैं तो इसको ट्रांस मान के आगे कर देते हैं। अब अगर ये वाला आदमी इससे खराब हुआ तो फिर सबसे अच्छा ये माना जाएगा इन तीनों में। अब इन दोनों को ही कंपेयर कर लिया, इसके हाइपर कॉन्जुगेशन करने से सर कार्बन पे माइनस आ रहा है जो कि 2 डिग्री बन रहा है। देखिए यहां 2 डिग्री माइनस बनेगा, और जब यहां हाइपर कॉन्जुगेशन करते हैं तो यहां माइनस आएगा। दिस इज 1 डिग्री, और आपको पता है 1 डिग्री कार्बन आयंस आर बेटर देन 2 डिग्री कार्बन आयंस, इसलिए ये हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा इफेक्टिव है, इसलिए एल्कीन ज्यादा स्टेबल इस वाली को माना जाएगा, ना कि इन दोनों को। और जब तक हिमांशु बनाओगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। समझ लो, मैं कुछ कर नहीं सकता इसमें, मतलब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। मैंने तुम्हें इतना बताया कि हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होता है और उसका हाइपर कॉन्जुगेबल स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, बस। अब तुम अपनी कॉपी में जब इसको बनाओगे तुम्हें दिखेगा, हाँ सर इस कार्बन पर माइनस आएगा, और इस कार्बन का माइनस प्राइमरी कार्बन आयन है, और यहां पर जब आप हाइपर कॉन्जुगेशन बनाते हैं तो सेकेंडरी कार्बन आयन बनता है। ये देखिए सेकेंडरी और सेकेंडरी कार्बन आयंस, अब तुम ये भी याद नहीं करोगे तो कैसे समझ में आएगा? सेकेंडरी कार्बन आयंस प्राइमरी कार्बन आयन से खराब होते हैं, तो इसका मतलब यहां खराब कार्बन आयन बन रहा है, यहां अच्छा कार्बन आयन बन रहा है। इसका मतलब यहां पर जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो ज्यादा इफेक्टिव लगता है, यहां का हाइपर कॉन्जुगेशन खराब लगता है, और हाइपर कॉन्जुगेशन के इफेक्टिव होने से स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो सबसे अच्छा ये हुआ, फिर ये वाला, और फिर सिस वाला, और बाकी के ऑर्डर तो आप पहले ही लिख चुके हैं। यहां तक समझ में आया? और आगे बढ़ते हैं। और क्या कर सकता है? और हाइपर कॉन्जुगेशन क्या कर सकता है? तो मैंने कहा सर हाइपर कॉन्जुगेशन जो इफेक्ट है वो बॉन्ड लेंथ को भी गवर्न कर सकता है। डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है उसको भी गवर्न कर सकता है। इसको भी गवर्न कर सकता है। वो कैसे? अभी तो बताया आपने, जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा डबल उतना ज्यादा सिंगल बनेगा, और डबल जितना ज्यादा सिंगल बनेगा वो उतना बड़ा हो जाएगा, बिकॉज सिंगल बॉन्ड बड़े होते हैं, डबल बॉन्ड छोटे होते हैं। खत्म हो गई बात। लेकिन सर डबल तो सिंगल रेजोनेंस से भी होता है, हाँ, तो सर रेजोनेंस वाला जो डबल बॉन्ड होगा वो ज्यादा बड़ा माना जाएगा एज कंपेयर टू हाइपर वाला। समझो बात को, यानी कहने का मतलब अगर 4 लोगों को कंपेयर करना है जिसमें एक आदमी रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है डबल बॉन्ड, तो आप उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी मान लीजिए, क्योंकि वो डबल सिंगल हो रहा है ड्यू टू रेजोनेंस। और बाकी की जो 3 है जिसमें रेजोनेंस नहीं है उन तीनों को हाइपर कॉन्जुगेशन से चेक कर लीजिए। जहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा वहां का डबल ज्यादा सिंगल बनेगा, और जहां का डबल ज्यादा सिंगल बनेगा वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। खत्म हो गई बात। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मान लीजिए वो आपसे कहे कि इन चारों की डबल बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करिए, मान लीजिए ये आ गया है, कंपेयर द डबल बॉन्ड बॉन्ड लेंथ, ऐसा सवाल आ गया। तो मैंने कहा डबल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड होता है, कंपेयर क्या करना है? लेकिन हमें पता है सर दिस डबल बॉन्ड इज सिंगल, कोई भी एक डबल बॉन्ड ले लेते हैं, दिस इज सिंगल ड्यू टू रेजोनेंस।
एंड यहां पर हाइपर। कितने अल्फा हाइड्रोजन्स का हाइपर है यहां पर? सर आप ध्यान से देखिए, यहां पर आपको कुल मिला के 7 हाइपर हाइड्रोजन्स मिलेंगे। 3 तो यहां लगे होंगे हाइड्रोजन कार्बन के साथ, 2 यहां लगे होंगे और 2 यहां लगे होंगे। sp2 के कार्बन के बगल वाले आपने सारे अल्फा कार्बन्स देख लिए और सारे अल्फा कार्बन्स पर कुल मिला के 7 अल्फा हाइड्रोजन्स। इधर आते हैं, सर यहां पर भी रेजोनेंस नहीं है तो हाइपर ही चेक कर लेते हैं। यहां पर भी आएगा, यहां पर भी आएगा, यहां पर भी आएगा, ऐसे ही यहां पर भी आएगा, यहां पर भी आएगा, यहां पर भी आएगा। सर 2 यहां आएंगे अल्फा हाइड्रोजन्स और 2 अल्फा हाइड्रोजन्स यहां आएंगे। कुल मिला के सर ऐसा लगता है कि यहां पर भी हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लग रहा है। और कितने हाइपर लग रहे हैं? दिस इज स्टेबल ड्यू टू आई हाइपर, और इसके कुल मिला के सर 10 अल्फा हाइड्रोजन्स दिखते हैं। फिर इस तीसरे वाले की बात कर लेते हैं। सर तीसरे वाले में देखिए, चौथे वाले में तो यहां पर भी वही है सर, 2 अल्फा हाइड्रोजन्स यहां दिखते हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन्स इधर दिखते हैं और 2 अल्फा हाइड्रोजन इधर दिखते हैं। ये समझ लो ना, sp2 ये भी है और sp2 ये भी है, तो इन दोनों sp2 के बगल वाले sp3 पर कुल मिला के हमें 4 दिखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ हाइपर यहां भी लग रहा है, लेकिन इसके जो हमारे अल्फा एच हैं वो हमारे 4 अल्फा एच। तो साफ समझ में आता है सर। सबसे पहले रेजोनेंस को अलग कर लीजिए, इसमें क्या सोचना है सर? सबसे पहले रेजोनेंस को अलग कर लीजिए, सबसे पहले ये आ जाएगा। इसका मतलब हुआ ये डबल बॉन्ड सबसे ज्यादा सिंगल माना जाएगा, क्योंकि ये रेजोनेंस की वजह से सिंगल बन रहा है। इसलिए जब आप ऑर्डर लिखेंगे तो 1 2 3 4 में जब आप ऑर्डर लिखेंगे तो सबसे बड़ी जो बॉन्ड लेंथ आएगी, बॉन्ड लेंथ ऑफ सी डबल बॉन्ड सी का जो ऑर्डर होगा, उसमें सबसे बड़ी होगी पहले वाले के पास, फिर होगी तीसरे वाले के पास, फिर होगी दूसरे वाले के पास और फिर होगी चौथे वाले के पास। ये बॉन्ड लेंथ, और तुम सब जानते हो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। एंड इट इज अगेन डायरेक्टली लिंक विद बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। यानी अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कम। और ये सब कौन डिसाइड कर रहा है सर? देखिए एक इफेक्ट, 2 इफेक्ट्स है सर, एक रेजोनेंस एक हाइपर। रेजोनेंस डोमिनेटिंग है तो ठीक है सर, उसको अलग करते हैं, और अगर वो नहीं है तो हाइपर से डिसाइड कर लेंगे। इसका मतलब ये हुआ जो डबल बॉन्ड जितना ज्यादा रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा वो उतना ज्यादा डबल होगा, वो उतना ज्यादा सिंगल बनेगा, और जितना वो सिंगल बनेगा वो उतना ही बड़ा होगा, उसको तोड़ना उतना ही आसान होगा, और सर उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी कम होगी। जो डबल बॉन्ड जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होगा वो उतना ही सिंगल बनेगा, जितना वो सिंगल बनेगा उतना वो बड़ा बनेगा, जितना वो बड़ा बनेगा उसको तोड़ना उतना ही ज्यादा आसान। समझो। क्लियर है ये वाली बात सबको? ये समझ में आ गया कि हाइपर कॉन्जुगेशन बॉन्ड लेंथ को, बॉन्ड स्ट्रेंथ को, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को सबको गवर्न कर सकता है? हाँ बिल्कुल कर सकता है। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। अब वो कह रहा है क्या एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ में भी कोई हाथ है इसका? मैंने कहा एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ में भी हाइपर कॉन्जुगेशन का हाथ हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ। मैंने कहा वो कैसे? कह रहा है देखिए आप थोड़ा सा अकल लगाइए। ये रिंग लेते हैं, पहले समझते हैं जरा हाइपर कॉन्जुगेशन यहां लगता है कि नहीं। और यहां आप लगा दीजिए CH3। अब तक इससे पहले हाइपर कॉन्जुगेशन जब तुमने नहीं पढ़ा था, जब तुमने हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं पढ़ा तो फिर वही गलत सवाल। कुमार अरुण द्वय, आप ये पूछ रहे हैं कि फिर ज्यादा स्टेबल क्यों? कुमार हमने बात की थी स्टेबिलिटी की हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन से। उसके डंडे, उसके सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने की बात नहीं हुई थी, उसके डबल बॉन्ड को तोड़ने की बात हो रही थी। एल्कीन्स की स्टेबिलिटी हाइड्रोजिनेशन डिसाइड करती है। अगर वो ज्यादा स्टेबल है तो उसका हाइड्रोजिनेशन मुश्किल होगा। समझ रहे हो ना? हम तो ये बात कर रहे हैं कि अगर वो जितना ज्यादा डबल बॉन्ड सिंगल बनेगा वो उतना ज्यादा बड़ा हो जाएगा और वो उसका बॉन्ड डिसोसिएशन उतना आसान होगा, लेकिन हाइड्रोजिनेट करना वो उतना मुश्किल माना जाएगा। हाइड्रोजिनेट इज नॉट बॉन्ड डिसोसिएशन,
हाइड्रोजनेशन इज डबल बॉन्ड को हटाना, तो डबल बॉन्ड को हटाना मुश्किल हो जाएगा, समझो, समझ रहे हो ना। अच्छा, अब वो ये कह रहा है कि यहां पर देखिए, जरा चेक करते हैं कि यहां पर क्या हमने जो पढ़ा था इससे पहले, वो मिथाइल ग्रुप क्या रिंग के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को फूकता है? हाँ हाँ हाँ, ऐसे फूकेगा सर, हाइपर इंडक्टिव इफेक्ट फूकेगा। लेकिन क्या कोई और इफेक्ट लग रहा है? तो हमने कहा सर वो कंडीशन चेक करते हैं जो आपने बताई थी sp2 sp3 वाली, एक बार चेक करो सर। दिस कार्बन इज sp2 एंड दिस कार्बन इज sp3, और इस पर सर ये हाइड्रोजन लगे। बस मैं समझ गया सर, यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, यानी रिंग से जब भी कोई अल्काइल ग्रुप लगा हो, रिंग से जब भी कोई अल्काइल ग्रुप लगा होगा तो वो पक्का हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो, क्योंकि वो कंडीशन है। अब अगर ये हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होगा तो क्या इफेक्ट शो करेगा वो देखते हैं। तो मैं इसका एक हाइपर कॉन्जुगेबल स्ट्रक्चर के बारे में बात करता हूं, इसका एक हाइपर कॉन्जुगेबल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। कैसे बनाते थे बताओ जरा, बस एक बार बनाते हैं, कैसे बनाते थे सर? ये मिटा दीजिए। जब आप इसको मिटाएंगे तो सर यहां आ जाएगा आपका प्लस, यहां माइनस। आप बताइए क्या होगा? अरे सर माइनस चार्ज ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड रेजोनेंस करेगा, माइनस अंदर डबल बाहर, ये देख लीजिए आप। यानी इसका जो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा सर, इस हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ये नेगेटिव चार्ज सर्कुलेट कर रहा है सर, ये देख लीजिए आप। फिर ये माइनस अंदर डबल बाहर, यानी इस बार जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है सर फिर से ऑर्थो पर और पैरा पर आ रहा है, बिल्कुल सेम जैसे पहले हुआ। फिर ये माइनस अंदर डबल बाहर, फिर ऑर्थो पे आ गया। यानी इससे क्या पता चल रहा है? इससे यह पता चल रहा है कि जब CH3 या कोई अल्काइल ग्रुप रिंग से लगा हो तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से नेगेटिव चार्ज सर्कुलेट करता है एट ऑर्थो एंड पैरा। फिर वही वाली बात, यानी अगर कोई अल्काइल ग्रुप है हैविंग अल्फा हाइड्रोजन अटैच्ड विथ द रिंग, देन it circulates negative charge at ortho and para positions। बस ये है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। इसका मतलब सर ये भी वही आदमी हो गया जो सरकारी मेथड में काम आ जाएगा, ये भी सरकारी मेथड में काम आ जाएगा। जैसी अल्काइल तुमने देखा होगा, अब तक हमने कोई भी ऐसा एग्जांपल नहीं लिया था एसिडिक बेसिक या कोई भी सवाल करते वक्त जिसमें अल्काइल ग्रुप को मैंने पैरा पर या ऑर्थो पे लगाया। हमेशा CH3 CT3 को मेटा पे लटका देता था, क्योंकि मुझे पता था मुझे हाइपर कॉन्जुगेशन अभी आता नहीं। लेकिन अब मैं CH3 को जब पैरा पे लगाऊंगा तो उसका असर जब मैं ऊपर देखूंगा तो वो निगेटिव चार्ज देगा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की वजह। बिल्कुल वही सरकारी मेथड में आप सब कुछ यूज कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें यह पता है कि अल्काइल ग्रुप्स रिंग से अटैच होते ही वो रिंग के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से वो नेगेटिव चार्ज सर्कुलेट करते हैं एट ऑर्थो पैरा। लेकिन उसके लिए उस अल्काइल ग्रुप की अल्फा कार्बन पर एक हाइड्रोजन होनी जरूरी है, जिसको आप अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। नहीं उज्जवल, ये बॉन्ड एनर्जी की बात मत करो। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कोई उस एल्कीन के लिए नहीं डिफाइन कर रहा हूं मैं, एक जनरल बात को बोल रहा हूं मैं। बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होनी चाहिए, जनरल है ये। कोई जरूरी नहीं कि हमने उन 4 एग्जांपल्स में ही बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एनर्जी गवर्न कर रहे हैं। वहां तो सिर्फ इतना डिसाइड करना था कि आपका जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल ज्यादा बन रहा है कि नहीं। तो वो सिंगल तब बनेगा जब आपका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ज्यादा होगा या रेजोनेंस इफेक्ट ज्यादा होगा, बस बात खत्म हो गई। सिंगल बनने से आपकी बॉन्ड लेंथ बड़ी हो जाएगी, यानी आप डबल बॉन्ड ही रहेंगे लेकिन आपका डबल बॉन्ड बड़ा डबल बॉन्ड माना जाएगा, क्योंकि अब आप डबल और सिंगल के बीच में। लेकिन वहां से डिसोसिएशन एनर्जी का कोई लॉजिक नहीं, सिर्फ यह बताया गया है कि बॉन्ड लेंथ बढ़ने से डिसोसिएशन एनर्जी कम होनी चाहिए, क्योंकि बॉन्ड का टूटना वो आसान होगा।
ये बताया जा रहा है। लेकिन अब वो आप एल्कीन्स के अंदर इसको कैसे लिंक कर रहे हैं वो बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि वो तो हाइड्रोजनेशन की रिएक्शन है जो डबल बॉन्ड के ऊपर की जाती है। एक जनरल सा स्टेटमेंट वहां पर मैंने जो कंपैरिजन लिखा था, जो ऑर्डर लिखा था, वो एक जनरल स्टेटमेंट है। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को कम होना चाहिए। आप उसको उस सवाल के साथ लिंक मत करिए, मेरी बात समझ रहे हो? सवाल के साथ लिंक नहीं करना है, वो एक जनरल स्टेटमेंट लिखा गया। अब इसी में थोड़ा सा और, अगर इसी हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को आप इसका कोई एप्लीकेशन देखना चाहें तो देखो, इसका एक एप्लीकेशन है, कोई भी एप्लीकेशन बना सकते हो। एसिडिक स्ट्रेंथ, जैसे अभी मैंने ऊपर लिखा कि एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ कैसे गवर्न होती है, तो अब आप इसका आंसर और आसानी से लिख सकते हैं। ये देखो, मान लीजिए एक एल्कोहल ले लिया, ये OH, और यहां लगा दिया OCH3। इसी तरह से ये एक ले लिया OH और यहां लगा दिया CH3। ये एक ले लिया OH और यहां लगा दिया CD3। ये एक ले लिया OH और यहां लगा दिया CD3। ये एक OH, यहां लगा दिया NO2 और ये एक OH और यहां लगा दिया CH2CH3। ऐसे ये ले लेते हैं। वो कह रहा है आप बताइए इन चारों 6 लोगों के एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालिए। बस 1 मिनट का काम है सर, निशान लगाते जाइए, आंसर आता जाए, अपने आप आंसर आ जाए। एरोमेटिक वाला भी सयान बताया जाएगा बेटा, ठीक है? तो आप कैसे करेंगे? तो बहुत आसान है सर, निशान लगा लेते हैं। निशान कैसे लगाएंगे सर? OCH3 में O पे लोन पेयर है सर, ऊपर माइनस आ जाएगा। कौन से इफेक्ट से आएगा सर? रेजोनेंस इफेक्ट से। ये CH3 है सर। अब तक CH3 क्या करता था सर? फूंकता था, ठीक। लेकिन आज पहली बार आपने CH3 को पैरा पर लगाया है, और मैंने क्या पढ़ा है कि सर जब CH3 पैरा पर लगा होता है तो सर ये हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो करता है, और हाइपर की वजह से ये नेगेटिव चार्ज सर्कुलेट करता है एट ऑर्थो एंड पैरा ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। बताओ समझ में आई ये वाली बात कि ये नेगेटिव चार्ज हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से आ रहा है। आज तक ये CH3 मेटा पर लगा रहता था तो सिर्फ फूंकता था, आज ये इलेक्ट्रॉन बाकायदा फेंक रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन की इफेक्ट से। और कहां फेंक रहा है? ऑर्थो पैरा पर। ये CD3 है सर, ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो करेगा, ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो करेगा, और ये भी माइनस देगा, इसमें भी कोई शक नहीं है। दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। सर ये CD3 आज मेटा पर लगा है तो ये फूकेगा सर, और ये डेल माइनस देगा। ये NO2 पैरा पर लगा है सर, ये पक्का पॉजिटिव चार्ज सर्कुलेट करेगा। अब तो ये याद हो गया होगा भाई, ये रेजोनेंस से देगा। ये CH2CH3 सर, ये भी अल्काइल ग्रुप है, ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो करेगा, और ये भी माइनस देगा, ये भी हाइपर की वजह से आएगा, ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। लेकिन सर जो समझ में आ रहा है कि 3 हाइपर को देखकर अगर मैं अलग से ये बात लिखूं तो मुझे समझ में आ रहा है कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है +H, वो CH3 का ज्यादा होगा, CD3 का कम होगा, और हाइपर कॉन्जुगेशन CH2CH3 का सबसे कम होगा इन तीनों में। सर ये क्या बदतमीजी है? आपने तो बताया था ड्यूटेरियम वाला CD3 का ज्यादा होता है, इंडक्टिव बताया था। हाइपर कॉन्जुगेशन की बात नहीं कर रहा हूं, अब मैं हाइपर कॉन्जुगेशन की बात कर रहा हूं। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में अभी तुमने देखा था कि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में डंडा टूटता है, ये डंडे टूटेंगे, समझो बात। और CD का बॉन्ड स्ट्रेंथ वो CT से तगड़ा होता है, तो CH से तगड़ा होता है। CD इज का बॉन्ड स्ट्रेंथ वो CH से ज्यादा होता है, और यही बॉन्ड स्ट्रेंथ CT से कम होता है। ये रीजन, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ का रीजन क्यों ऐसा होता है। CH का बॉन्ड कमजोर क्यों होता है CD का और CT का ज्यादा? क्योंकि ड्यूटेरियम और ट्रिटियम का जो साइज होता है, सॉरी जो मास होता है, वो थोड़ा ज्यादा होता है। एक न्यूट्रॉन ज्यादा होता है ना, तो उसका मास ज्यादा होता है। मास ज्यादा होने से क्या होता है, वो अपनी पोजीशन से वाइब्रेट कम कर पाते हैं, कम वाइब्रेट करते हैं। लेकिन हाइड्रोजन ज्यादा वाइब्रेट करता है, यानी हाइड्रोजन अगर ज्यादा वाइब्रेट करेगा तो वो कार्बन से काफी टाइम तक दूर रहता है। जब कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बनाएंगे तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो वाइब्रेशन है वो ज्यादा होते हैं। ये कार्बन हाइड्रोजन है और ये कार्बन ड्यूटेरियम, तो हाइड्रोजन का जो वाइब्रेशन है वो ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ लेस मास, लेकिन ड्यूटेरियम का जो वाइब्रेशन है वो कम होता है। अब ड्यूटेरियम का अगर वाइब्रेशन कम है तो सर ये बॉन्ड ज्यादा बड़ा नहीं हो पाता, जितना बड़ा ये भी हो सकता है। इसलिए CH का टूटना आसान होता है, CD का टूटना मुश्किल होता है, CT का और मुश्किल होता है क्योंकि उसका मास और भी ज्यादा होता है। इसका मतलब ये हुआ ड्यू टू दिस स्मॉल मास ऑफ हाइड्रोजन द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ CH इज लेस देन द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ CD। इसका मतलब ये हुआ सर हाइपर कॉन्जुगेशन में क्योंकि डंडे तोड़ने पड़ते हैं सर CH और CD के, CD का टूटना मुश्किल होगा तो इसका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कमजोर माना जाएगा। सो बिकॉज ऑफ दिस बॉन्ड स्ट्रेंथ
द बॉन्ड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ऑफ CT3, अलग से नोट करना भाई, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ऑफ CT3 इज लेस देन हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ऑफ CD3 इज लेस देन हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ऑफ CS3। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। जबकि इंडक्टिव इफेक्ट में उल्टा होता था, क्योंकि उसमें डंडा नहीं तोड़ा जाता था, उसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर से आंसर निकाला जाता था। यानी इंडक्टिव CT3 का ज्यादा है, लेकिन हाइपर CS3 का ज्यादा है। अब यहां पर तो हाइपर की बात चल रही है, तो इसका मतलब ये हुआ सर इन तीनों में सबसे मस्त हाइपर तो ये लगा रहा है, फिर सर उसके बाद ये लगा रहा है। ये क्यों कम लगा रहा है? क्योंकि सर इसके पास अल्फा तो दो ही है ना सर, ये देखिए इसके पास तो दो ही अल्फा हाइड्रोजन हैं, जो sp2 के बगल में लगे हैं वो तो दो ही हैं। इसका मतलब अगर इसके पास दो ही अल्फा हाइड्रोजन है तो इसका हाइपर इन दोनों से कमजोर होगा, ये डिसाइड हो गया। अब आप आंसर निकाल लीजिए, H का निकलना कहां आसान है कहां मुश्किल है, बड़ा आसानी से ये निशान आंसर निकाला जा सकता है सर। OH के नीचे प्लस आने से H का निकलना आसान हो जाता है, और वो प्लस सबसे बड़ा मुझे यहां दिखाई दे, सबसे बड़ा प्लस। तो इसका मतलब यह हुआ सर इन 6 लोगों में जो 5वां आदमी है वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए। उसके बाद कोई और प्लस दिखाई देता है? मुझे कहीं नहीं दिखता सर, इसके बाद मुझे कहीं प्लस नहीं दिखता। तो इसका मतलब यह हुआ इसके बाद कौन आना चाहिए? इसके बाद वो वाला आना चाहिए जो कम माइनस है सर, और कम माइनस में डेल माइनस का नंबर लगेगा, और इन सब में जो डेल माइनस है वो सिर्फ एक आदमी के पास है, एंड दैट इज माई फोर्थ स्ट्रक्चर। तो 5वें के बाद चौथा आदमी आना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा बड़ा वाला माइनस, और थोड़ा सा बड़ा वाला माइनस उसके पास है जिसका हाइपर कमजोर होगा, और हाइपर कमजोर किसका है सर? छठे आदमी का। तो सर इसके बाद छठा आदमी आना चाहिए। उसके बाद वो आना चाहिए जिसका हाइपर थोड़ा सा और ज्यादा है, एंड दैट इज CD3। तो उसके बाद नंबर आना चाहिए तीसरे का। उसके बाद वो आना चाहिए जिसका हाइपर और बढ़िया है, एंड दैट इज सेकंड नंबर आना चाहिए। और उसके बाद वो आना चाहिए जिस पे पास रेजोनेंस का माइनस है, एंड दैट इज 1। सो द लीस्ट एसिडिक विल बी 1 एंड द मोस्ट एसिडिक विल बी 5। सब लोग समझो। 5 4 6 3 2 1। शाबाश, समझो इस बात को। रेजोनेंस और हाइपर रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन में आई इफेक्ट के ऑर्डर को उल्टा कर देते हैं। नहीं, अब ये मुझे सवाल ही नहीं समझ में आ रहा, मतलब मैं कैसे बताऊं, मतलब मैंने नहीं पढ़ा यार ये सब, मैं सही बता रहा हूं। मैंने ये कहीं किताब में ये सब, मैंने किताब ही नहीं पढ़ी मैंने, तुम ये समझ लो बस। मुझे ये लैंग्वेज समझ में ही नहीं आती, मैं बिल्कुल नहीं समझ पाता कि प्लस एम का ऑर्डर ये होता है सर, ये और यहां पर ये नाचने लगता है। मुझे तो एक बात समझ में आती है, एक आदमी ये कहता है मैं इलेक्ट्रॉन देता हूं, एक आदमी कहता है मैं इलेक्ट्रॉन लेता हूं। ये काम वो 3 तरीके से करता है, एक इंडक्टिव, एक रेजोनेंस और एक हाइपर कॉन्जुगेशन। बात खत्म हो गई। अब इनके क्या रीजन है देने लेने के, वो मैंने पढ़ रखे हैं, और फिर मुझे ये अकल है मेरे पास कि भाई साहब आप ज्यादा देते हैं या कम, वो कैसे अकल लगाऊंगा? क्योंकि मुझे थोड़ी थोड़ी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का अंदर है, मुझे थोड़ा थोड़ा हाइब्रिडाइजेशन का आइडिया है, मैं थोड़ी थोड़ी बातें समझता हूं, मुझे सारे आंसर मेरे सही आते हैं, क्योंकि मैंने दिमाग कहीं लगाया ही नहीं इसके अंदर। आपको ये कहे कि सर ये आपने कैसे कर दिया कि CD3 का डेल माइनस छोटा हो बड़ा होगा? अरे भाई मैंने ये बातें याद की हैं यार, ड्यूटेरियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है, CD3 का प्लस ही बड़ा होता है। वो कह रहा सर हाइपर कॉन्जुगेशन में वो छोटा हो जाता है, क्योंकि सर अब डंडे तोड़ने की बारी आती है, और CD का डंडा वो मजबूत होता है, तो हाइपर इफेक्ट घट जाता है। यानी हाइपर इफेक्ट में CT3 हार जाता है, CD3 हार जाता है, CS3 जीत जाता है। लेकिन इंडक्टिव में CT3 जीत जाता है, CD3 जीत जाता है, और CH3 हार जाता है। ये बहुत लॉजिकल है चीजें, मुझे समझ में नहीं आती कि तुमने आज तक कैसे पढ़ी है ऑर्गेनिक, लेकिन इससे आसान या लॉजिकल तरीका ऑर्गेनिक पढ़ने का है ही नहीं कि जिसमें आप कम से कम किताबी बातों के बारे में बात करिए, कम से कम किताबी बातें, आप अपने कॉन्सेप्ट डेवलप करिए, और फिर आप देखिए कहीं कोई एरर होनी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो कॉन्सेप्ट बड़े अजीब से होंगे, वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सीधे लॉजिकल होने चाहिए। हाँ बिल्कुल अक्षित, रेजोनेंस इफेक्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, बिल्कुल क्लियर। एक आज जहां पर भी बातें आएंगी हम बात करेंगे, एक जगह पर ऐसा होता है, हम बात करेंगे, लेकिन वो एक एक करके बात आ जाएगी।
समझ में आ गया? वो जो एक बच्चा कह रहा है सर बॉन्ड लेंथ वाला स्लाइड दिखा दीजिए, वो मैं फिर बोलूंगा, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ का सिर्फ एक रफ कैलकुलेशन है वहां पर, उसका उस सवाल से कोई लेना देना नहीं। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, आप सीधी सी बात याद करिए, डबल बॉन्ड की स्ट्रेंथ, डबल बॉन्ड का स्टेबिलिटी कैसे निकाला? हाइपर कॉन्जुगेशन से बात खत्म। डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कौन डिसाइड करेगा? हाइपर एंड रेजोनेंस, बात खत्म। इसमें डिसोसिएशन एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है। मैं बॉन्ड डिसोसिएट करने के लिए हाइड्रोजन नहीं डालता, बॉन्ड डिसोसिएशन करने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ती, इसलिए उस बॉन्ड स्ट्रेंथ को इस हाइपर कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस से कंपेयर मत करो बिल्कुल। यहां तक ठीक है? तो आज इतना ही करते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। कुछ सवाल इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, रेजोनेंस, इंडक्टिव को मिलाकर भी हम कुछ सवाल डालते हैं, उनको भी करने की कोशिश करना। ना हो पाए तो जब हम और पढ़ लेंगे तो होने लगेंगे, क्योंकि ये इतनी बार तुम देख लो, ये निशान अब इतनी बार लग गए हैं कि लोग सोते सोते अब निशान लगा सकते हैं जो मेरी बातें याद रखते हैं। आप निशान लगाइए, आंसर निकालिए, लेकिन आप सोचो निशान तो लगा लिए, अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि सर एसिडिक नेचर बढ़ेगा घटेगा, ये कैसे निकाले? अब जो ये याद करके नहीं गया है कि OH के नीचे प्लस आने से H का निकलना प्लस के फॉर्म में आसान होता है, वो कैसे आंसर देगा? ये कुछ बातें तो ध्यान रखनी है, अब बड़ा आसान हो जाता। तो आज इतना ही करते हैं, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।